और इंडिया पाकिस्तान की टेंशन जब जब नंबर 1 का साल आया है ना तब तब बढ़ती ही है। मुझे लगता है टेररिस्ट अटैक होंगे 2026 में। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका हुआ है। लाल किले के पास एक कार में ये धमाका हुआ है। इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई। ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। 2025 आपके प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा? मैंने बोला था अभी के पॉडकास्ट पे, आप लोग जाके कमेंट में देख भी सकते हैं कि वॉर होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, एक देश दूसरे देश पे मिसाइलें फेंकेगा, जो हमने ईरान में देखा, ईरान और इजराइल के बीच में देखा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखा। जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2025 का एक थीम है और वो थीम है वॉर, ट्रैप्स, वॉर एंड फास्ट। सडन बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे पॉलिटिकल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे। हमने ट्रंप का, यूएस का और इंडिया का खेल देखा ही, उसके बाद अचानक से होने वाली दोस्तियां भी देखी इंडिया और चाइना के बीच में। मैं तो अभी कई पॉडकास्ट में बोल भी चुका हूँ कि 2026 में अगर कोई मुझे सुन रहा है तो उसे अपने इमरजेंसी फंड बटोर के रखने चाहिए। दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग। तो आप देखेंगे कि लोग अपने जॉब के साथ भी इनकम का सोर्स अब क्रिएट करने लग गए हैं। गोल्ड और सिल्वर को मैं पीक पे जाते हुए देखता हूँ। पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। आसपास जो हमारे जो देश के पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसा क्या होता हुआ देख रहे हैं? चीन के साथ जो हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हैं वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हैं, वो हमें बिखरते हुए या फिर टूटते हुए भी नज़र आ जाएंगे। तो इंडिया को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, खुद के ऊपर रिलायंट होना ही पड़ेगा। 2026 उसकी इच्छा अभी तक नहीं समझ में आया अगर तो समझा के चला जाएगा कि अभी भी मौका है। जो मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर आपको जाना ही पड़ेगा। 2026 फिक्स कर देगा इस बात को कि अब कोई और चारा नहीं है। सिक्योरिटी फ्रंट में भारत कितना सिक्योर्ड आपको एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है साल 2026 में? मुझे एक लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में एक अच्छा खासा टसल हमें देखने को मिल सकता है 2026 में, जिसकी शुरुआत टेररिस्ट अटैक या किसी ऐसी जगह पे अटैक जहाँ पर देश को बहुत चोट पहुंचेगी वहाँ से होगा। पलायन होता हुआ भी आप काफ़ी देखोगे 2026 में। 2026 साल सारी राशियों के लिए किस तरीके का होने वाला है? अगर कहूँ 12 राशियों में से किसी एक का बड़ा अच्छा साल जा रहा है तो मेष राशि उनमें से एक है। आदित्य हृदय स्त्रोतम, ठीक है, ये सूर्य भगवान की स्रोत है, सुक्ति है, जो कि श्री राम ने पढ़ी थी, जो कि उनके गुरु ने बताई थी। आप 2026 जो कि सूर्य का साल है, ये एक उपाय ज़रूर करिएगा। अगर मैं बहुत ही जल्दी आपसे ये पूछूं कि अगर आप ऐसे नंबर्स बताइए न्यूमरोलॉजिकली जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं कि किस मूलांक के लिए अच्छा है या बुरा है, तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा मूलांक 8 के लिए। किसी के बर्थ चार्ट में किसी के कुंडली में राजयोग मतलब सिर्फ पैसा कभी नहीं होता। आपको अगर एक अच्छा स्पाउस मिला है ना, वो भी राजयोग है आज की दुनिया में। आपको अगर एक ऐसा परिवार मिल गया है जो कि आपका सपोर्ट, आपके काम आता है, आपके पीछे खड़ा रहता है कि तुम गिरो हम खड़े हैं यहाँ समय, वो भी राजयोग है। आपको अगर एक ऐसा शरीर मिल गया है जो कि हेल्दी है, जो काम कर पा रहा है, बहुतों को नहीं मिला है, ठीक है, किसी को टांग नहीं, किसी को हाथ नहीं मिला, आपको सब कुछ फंक्शन मिला, ये भी एक राजयोग है। आपके बारे में जब भी कोई रिसर्च करता है ना तो बहुत सारे सवाल आते हैं। टॉप के 3 सवालों में एक सवाल आता है, कितनी फीस चार्ज करते हैं एस्ट्रो अरुण पंडित? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। जब बात होती है एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, प्रेडिक्शंस की, एक बहुत ही पॉपुलर नाम है देश का, जिसको बार बार लोग याद करते हैं, बहुत वायरल कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। और उनको पहले भी हमने शो पे जागरण मंथन में बुलाया हुआ है। एस्ट्रो अरुण पंडित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच स्मृति जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ज्योतिष को मौका देने के लिए वो अपनी बात रख सके यहाँ पे। थैंक यू सो मच। पहले भी आपसे बात हुई थी जब हम 2025 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। यही समय था पिछले साल का जब हमने 2025 के बारे में जो बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं, बड़ी जो प्रेडिक्शंस हैं, उन पर बात करी थी। अगर आज मैं आपसे लगभग दिसंबर में बैठ करके ये पूछती हूँ 2025 आपके प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा, कैसे रेट करेंगे? सबसे पहले मैंने आपके पॉडकास्ट पे और जितने भी पॉडकास्ट पिछले साल में गया था, जो बोला था लगभग वो सब कुछ हो चुका है। मैंने बोला था अभी के पॉडकास्ट पे, आप लोग जाके कमेंट में देख भी सकते हैं कि वॉर होगी,
लड़ाई झगड़े होंगे, एक देश दूसरे देश पे मिसाइलें फेंकेगा, जो हमने ईरान में देखा, ईरान और इजराइल के बीच में देखा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखा। मैंने बोला था कि ये साल नंबर 9 का साल है, बहुत फास्ट जाएगा, स्पीड में जाएगा, लोगों ने फील किया होगा। मैंने बोला था कि सडन फाइनेंशियल चेंजेस होंगे कुछ। हमने ट्रंप का, यूएस का और इंडिया का खेल देखा ही, उसके बाद अचानक से होने वाली दोस्तियां भी देखी इंडिया और चाइना के बीच में। सो जितनी चीज़, और फिलंथ्रॉपी के कई सारे केस मैंने बोले थे, तो गाज़ा में आपने देखा लोगों ने बहुत बड़े बड़े फिलंथ्रॉपिकल एक्ट्स भी किए। तो लगभग जो मैंने अपनी लिमिटेड नॉलेज में समझ कर बोला था 2025 के लिए, वो सारी चीज़ें होने लग गई हैं, हो चुकी हैं एक्चुअली, और अब ये साल ख़त्म होने जा रहा है। अगला साल जब मैं सोचता हूँ तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है कि अगला साल जो 2026 है, न्यूमरोलॉजिकली अगर हम इसको देखें तो ये सूर्य से रूल होता है। ये तो मंगल का साल था, सेनापति का साल था, अब तो राजा साहब खुद आ रहे हैं। तो मैं इसको प्यार से बोलता हूँ कि द रूथलेस किंग इज़ कमिंग, द वर्ल्ड विल बाउ बिफोर हिम। तो जब राजा की एंट्री होती है ना, तो फिर ढोल नगाड़े और सब कुछ बजते हैं, और पूरे टेंट्रम्स के साथ और नखरों के साथ राजा एंट्री मारता है, ठीक है। तो आप देखेंगे 2026 की जो ग्लिम्स है, छोटी बहुत ग्लिम्स आपको नवंबर दिसंबर में मिलने लग जाएगी, क्योंकि कोई भी पावरफुल पर्सन भी है, मोदी जी एंट्री लेते हैं ना, उसके पहले ही कैसी माहौल, मुझे लगता है टेररिस्ट अटैक होंगे 2026 में, ठीक है। आतंकवादी हमले कई सारे होने की संभावना भारत के अंदर, भारत के बॉर्डर में। एक अभी आपने देखा है ग्लिम्स रेड फोर्ट पे आसपास, ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। और इंडिया पाकिस्तान की टेंशन जब जब नंबर 1 का साल आया है ना, तब तब बढ़ती ही है, ठीक है। 2017 देख लीजिए आप, चाइना के और इंडिया के बॉर्डर में आई थी प्रॉब्लम। 1999 में कारगिल हुआ था 1999 में। 2008 में तो पूरे दुनिया में आई थी प्रॉब्लम, जब 1 नंबर का साल आया था, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उस समय। मैं तो अभी कई पॉडकास्ट में बोल भी चुका हूँ कि 2026 में अगर कोई मुझे सुन रहा है तो उसे अपने इमरजेंसी फ़ंड बटोर के रखने चाहिए, कि अगर जॉब रहे ना रहे, बिज़नेस अच्छा चले या ना चले, तो भी हम 6-8 महीने तक आराम से बिना किसी टेंशन के सर्वाइव कर पाएंगे। ये एक सोच लोगों को लेकर जानी चाहिए। इन जनरल आप बात कर रहे हैं कि लोगों को इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगा, मुझे ऐसा लगता है सबके ऊपर होगा। और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आपके घर पे कोई बात ना आए, इसके लिए आपको अपना इमरजेंसी फ़ंड रेडी रखना चाहिए 2026 में। और अगर मैं कहूँ 2026 में क्या हो सकता है, तो 2026 में अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा तो आपके लिए साल कब आया कब गया पता नहीं चलेगा। दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग। तो आप देखेंगे कि लोग अपने जॉब के साथ भी इनकम का सोर्स अब क्रिएट करने लग गए हैं, जॉब के साथ कुछ पढ़ने लग गए हैं, कुछ नहीं तो शेयर मार्केट ही लोग सीखने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं। इवन बिजनेस के साथ भी लोग ये करेंगे कि अब वो एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इस साल रहने नहीं देगा। एक अजीब सी चीज़ और होगी इस साल 2026 में, लोग खर्चा करना कम करने वाले हैं। तो लोग अब खर्चे पे सोचेंगे, मतलब इन जनरल एक अगर थीम देखें 2026 का, तो लोग डिसिप्लिन बनाते हुए दिख रहे हैं अपने पैसों के ऊपर। दैट इज़ वाई जब इंसान या एक आम आदमी खर्च करना कम करता है ना, तो बिजनेसेस को लॉस होता है, ठीक है, कि उनके पास उनके कंज्यूमर नहीं है, कस्टमर नहीं है। बिजनेसेस को लॉस होता है तो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। अब इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ता है तो सरकार कई सारी गतिविधियां करती है, चेंज करती है, विकास या खर्चे लोग और करें तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं। तो हम इंटरेस्ट रेट और कम होते हुए भी देख सकते हैं, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, ताकि लोग खर्च करना शुरू करें दोबारा से। अब जब लोग खर्च नहीं करते हैं तो जो व्यापारी वर्ग है उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो 2026 में व्यापारी वर्ग की जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ है, वो मुझे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। गोल्ड और सिल्वर को मैं पीक पे जाते हुए देखता हूँ और बढ़ते हुए अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ते हुए भी देखता हूँ, क्योंकि दिवाली के आसपास तो 1.5 लाख पहुंच गया था। अभी तो खैर थोड़ा अभी उतार चढ़ाव चल रहा है। जब आता है ना तो कई सारे लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है, मार्केट करेक्ट होती है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर वो गोल्ड और सिल्वर आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन 2030 तक, ठीक है, बहुत बड़ा हम एक ग्रेट जैसे डिप्रेशन जैसा हमने कुछ देखा था, वैसा कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी देख सकते हैं। नॉट इन 2026 पर 28 से लेकर बिल्डअप होने लग जाएगा अभी से, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डअप होने लग जाएगा। और यस, पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है, मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। मैं आपसे अरुण जी इसको थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड करके पूछती हूँ। सबसे पहले मैं देश के बारे में बात करती हूँ और ओवरऑल जो पूरा जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड अफेयर्स, उसके बारे में बात करती हूँ। आपने बोला कि इस साल टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, और जिसका आपने बोला कि अभी 10 नवंबर को जो हुआ लाल किले के सामने एक ब्लास्ट हुआ, तो वो एक आपने बोला एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक ग्लिम्स है कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूत होता हुआ नजर आता है। अच्छा, ये तो खैर मुझे लगता है कि अब उसके पीछे कौन सी ताकत है जिसके बारे में सबको पता है। तो अगर पाकिस्तान मजबूत होता है तो हो सकता है कि यूएस
के Of पास course, yes, पावर्स बिल्कुल और सही बढ़ती कह रहे चली हो। जाएंगी। यूएस का और चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान के लिए काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो अभी वो वीक तो नहीं नज़र आ रहा है और कमज़ोर इधर नहीं नज़र आ इधर रहा इधर है। अगर मैं अरुण जी आपसे बात करूं कि ये जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ इस साल, क्योंकि हमारे ये सब नेबर्स हैं, हमारे ये सब पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश में जो पिछले साल हुआ था, शेख हसीना का भी अब इशू चल ही रहा है कि उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। ये आप आस-पास जो हमारे जो देश के पड़ोसी देश हैं, उनके साथ कैसा क्या होता हुआ देख रहे हैं? ओके, सो सबसे पहले एक बात कि भारत के अंदर भी कई तरह के प्रोटेस्ट और कियोस आप देखोगे जो कि लीड किए जाएंगे यंग जनरेशन के या यंग जनरेशन के इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो नए लीडर या नए जवान बच्चे, क्योंकि नया साल है ना, तो आप प्रोटेस्ट का भी नया रूप देखोगे। नंबर 1 का साल वो न्यूनेस को रिप्रेजेंट करता है, यूथ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो चीज़ भी आप देखोगे यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार हिल गई या ख़त्म हो गई या इसी पे सरकार आने बदल वाली गई। है। ऐसा कोई इशू मुझे 2026 में इंडिया के तौर पे तो नहीं दिखाई देता है। हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, तो जैसे अभी चल रहे हैं मोटा मोटा वैसे चलेंगे। चीन के साथ जो हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हैं वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हैं, वो हमें बिखरते हुए या फिर टूटते हुए भी नज़र आ जाएंगे। तो इंडिया को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, खुद के ऊपर रिलायंट होना ही पड़ेगा। 2026 उसकी अभी तक नहीं समझ में आया अगर, तो समझा के चला जाएगा कि अभी भी मौका है। जो मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर आपको जाना ही पड़ेगा। 2026 फिक्स कर देगा इस बात को कि अब कोई और चारा नहीं है। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब कि और वोकल फॉर लोकल हो गया, और भी स्टार्टअप्स हो गए, और भी लोगों के जो रोजगार के अवसर, क्योंकि वो कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं कोई- फाइनेंशियल एक हाँ, स्कैसिटी हो सकती है। यस, मैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो बोलूँगा अपने एस्ट्रोलॉजी के उस पर बोलूँगा। मैं एस्ट्रोलॉजिकली ही ठीक पूछ है। रही हूँ आपसे। मैन्युफैक्चरिंग लगता है मुझे कि देश को मैन्युफैक्चरिंग में बहुत फोकस करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। और इसी चीज़ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिसमें सरकार की तरफ से जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, और लिए जाएंगे भी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत ये 1 साल का खेल नहीं है। इसमें सदियाँ नहीं कहूँगा मैं, दशक लगेंगे, ठीक है। तो ये लंबा खेल है, पर उसकी छाप 2026 कह देगा कि भाई अभी भी मौका है कि आप शुरू कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई नहीं काम आने वाला, कोई नहीं साथ देने वाला। यू आर अलोन। आपने एक और चीज़ कही कि वॉर का ये समय हो सकता है। आपने बोला सरकार नहीं हिलेगी, सरकार यही रहेगी, लेकिन प्रोटेस्ट हो सकते हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी फ्रंट में भारत कितना सिक्योर्ड आपको एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है साल 2026 में? क्या वॉर की तैयारी शुरू करते हुए आप एस्ट्रोलॉजिकली देख रहे हैं जो सितारे मुझे हैं? लगता है कि एक इंडिया पाकिस्तान का भी बचा है, ठीक है। जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात यस, मुझे एक लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में एक अच्छा खासा टसल हमें देखने को मिल सकता है 2026 में, जिसकी शुरुआत टेररिस्ट अटैक या किसी ऐसी जगह पे अटैक जहां पर देश को बहुत चोट पहुंचेगी, वहां से होगा। होगा। यस, उसके अभी होगा ही टेररिस्ट अटैक। यस, अभी होने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। देन फिर भारत अटैक करेगा पाकिस्तान में। मुझे एस्ट्रोलॉजिकल ऐसा लगता है, भगवान करे ना हो, मैं ये भी चाहता हूँ, ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो, ठीक है। मैं गलत हो जाऊँ, मैं ये भी चाहता हूँ, पर हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली है कि ये जो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब पहलगाम पर अटैक हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि अब एक्ट ऑफ टेररिज्म कुछ होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर में उसको वॉर की तरह देखेंगे। तो इसीलिए जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात करिए कि अब क्या भारत सरकार इस एक्ट को जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, क्या उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह देख रही है कि ये फाइनल वॉर है? तो बहुत कुछ एट स्टेक है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो बहुत कुछ एट स्टेक हैं इस वक्त भारत के लिए। अच्छा, ये तो आपने बात कर ली देश की, दुनिया की, और चलिए एक और चीज़ आपसे पूछूंगी। सबसे ज़्यादा मजबूत देश एक चीज़ और होगी, 2026 डिपोर्टेशन होगा। डिपोर्टेशन लोग डिपोर्ट किए जाएंगे भारत ठीक है, में वापस। भारत में, बाकी भी देश है, सबके लिए 2026 है। लोग जगह बहुत बदलेंगे या बदलवाई जाएगी उनसे, ठीक है। तो एक जनरल पैटर्न आप देखोगे कि लोग अपनी अच्छी कमाई के लिए देश छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न आप ये भी देखोगे कि देश दुनिया वाले लोग अब थोड़ा बंद भी कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर इंडियंस, ठीक है, वो बाकी की कंट्रीज़ के लिए भी, कि अब आप वापस जाओ, अब हमें अपना काम करना है। आप रेसिज्म बढ़ता हुआ देखोगे, अच्छा, ठीक है, 2026 में, जो कि आप कहोगे तो कितनी पुरानी बात है, अब तो छोड़ देना चाहिए, आप उसे बढ़ता हुआ देखोगे। डिपोर्टेशन होते हुए भी आप कहीं देख सकते हो, पलायन होता हुआ भी आप काफ़ी देखोगे 2026 में, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ों का आपने इंडिकेशन दे दिया। इसमें बहुत सारी जो जिन चीज़ों पे बात हो रही हैं, बहुत SIR चल रहा है,
वो तो हो गया आई थिंक बिहार इलेक्शन में। बिहार इलेक्शन हो गया, अभी पश्चिम बंगाल बाकी है, अभी तो नॉर्थ ईस्ट पूरा बाकी है। ओके। तो आपको SIR ज्यादा पता है, आप अंदर से SIR अंदर के की बात आदमी हो नहीं, ना। आपने जो जो चीज़ें बोली हैं तो मैं उनको रिलेट कर रही हूँ, मैं उनको देश से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि SIR की बात हो रही है। फिर EU में, यूरोपियन यूनियन में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, UK में कुछ कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमारा जो देश है हमें वापस कर दीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह हम लोग को भी देखने के लिए मिल रहे हैं इंटरनेशनली, जिस तरीके का केओस है कि हमारा देश हमें वापस कर दीजिए, जो लोग आए हैं वो अपने अपने देश चले जाएं। 2026 तो मुझे लगता है कौन पावरफुल, कौन सा क्योंकि देश जो आप सूर्य होता है ना, सूर्य रिप्रेजेंट करता है अपनी एथनिसिटी को, ठीक है। तो लोग अपनी एथनिसिटी पे वापस आते हुए नज़र आते हैं, इस वजह से मैंने ये बोला, ठीक है, कि सूर्य रिप्रेजेंट करता है कि जैसे हम कहते हैं कि किसी के मैरिज हाउस से जुड़ेगा तो उसकी शादी अपने मोहल्ले के आसपास हो जाएगी, कहीं अपनी कास्ट में होगी, तो सूर्य उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने वहीं से सोचा, क्योंकि देखिए कई सारी चीज़ें हो रही हैं एस्ट्रोलॉजिकल। 2026 में 4 ग्रहण लग रहे हैं, 2020 में लगे थे 4 ग्रहण, उसके बाद अब लग रहे हैं 6 साल बाद। सैटर्न और नेपच्यून जो 36 ईयर्स के बाद आकर एक दूसरे से मिलते हैं, वो 2026 में आकर मिल रहे हैं। और जब जब ये मिलते हैं सैटर्न और नेपच्यून, तब तक बड़े बड़े इवेंट होते हैं जो कि बॉर्डर पे होते हैं, ठीक है, देश और दुनिया में। बर्लिन वॉल गिरी थी जब लास्ट टाइम सैटर्न और नेपच्यून मिले थे, ठीक है। अब 2026 में जून के आसपास मिल रहे हैं। तो ये सारी खबरें आई थिंक हम पहले पार्ट में या फिर मिड ऑफ द ईयर में सुन लेंगे, ठीक है। और जो बुरी है भगवान करे हो ना सुने लोग, तो अच्छा है, मैं तो यही चाहता हूँ स्मृति जी। जी अच्छा, कौन सा देश, किसके लिए सूर्य सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल एडवांटेजेस साबित होगा, कौन से देश के लिए? ये तो मैंने नहीं सोचा कि किस देश के लिए होगा, इतने सारे देश हैं तो अलग अलग मैंने नहीं, देखा। जितने भी जो हमारे जिनके अगर मैं ऊपर सिर्फ डायरेक्ट, बॉर्डर की और सिर्फ इंडिया के आसपास, मुझे चाइना बहुत मजबूत होता हुआ नजर आता है। और पाकिस्तान आपने बोला, पाकिस्तान विद द सपोर्ट ऑफ चाइना एंड USA, वो सब पावरफुल होता हुआ चाइना। पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, वही मैं ठीक है जी, उसके पास सपोर्ट मिलने की ही देरी है, वो खूब कूदेगा, ठीक है। और आप भी जानते हो, आप न्यूज़ में ही हो, तो उसे US का और चाइना का खूब, इवन मुझे लगता है ऐसा कि उसको और भी कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलेगा जस्ट टू टैकल इंडिया, ठीक है, कि भारत को ऐसा टैकल करे। मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर एस्ट्रोलॉजिकली जो आप प्लानिटरी मूवमेंट ये के हिसाब ऐसा, से जो आप जो कोई राशि मेरी है जो बात इस को वक्त एकदम बता ऐसे रहा, लिटरली कि घबराए ना, डरे ना, मैं बस उस चीज़ को चाहता नहीं नहीं, हूँ। तो प्रिडिक्शंस है, तभी तो हम कहते हैं कि हाँ ये भविष्यवाणियाँ हैं। ये आपने कहा 2025 में जो आपने प्रिडिक्ट किया था, वो काफ़ी हद तक वो चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी जो मूवमेंट है उनके हिसाब से आपका था। चलिए अब आ जाते हैं राशियों पे। तो 2026 अगर मैं इंडिविजुअली, क्योंकि आप एक ही सांस में सारी राशियाँ बताते हैं और बहुत इलाबोरेट करके भी बताते हैं, मैं एक ही साथ आपसे पूछती हूँ कि 2026 साल सारी राशियों के लिए किस तरीके का होने वाला है? सबसे अच्छा साल ये जाएगा मेष राशि के लिए, जो हमारी पहली राशि होती है। मेष राशि वालों, आपके जीवन में कई तरह के काम बदलने के मौके आपको मिलेंगे, काम करने के नए तरीके के मौके भी आपको मिलेंगे, और ये मौके सामने से चल कर आएंगे। बदल दीजिएगा, बस रुकिएगा नहीं, चेंज करना आपके लिए इस साल सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आपकी जो है शनि की 7.5 का पहला फेज़ चल रहा है, और पहले फेज़ में शनि काम बदलवाते हैं। कोई भी काम बदलता है उससे पहले आपको ना घबराहट होती है, टेंशन होती है कि मैं करूं या ना करूं, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बस जहाँ ये विचार आने लग जाएंगे, समझ जाइएगा कि आप ही से होगा और आपको ही ये काम करना है, और ये शनि की ब्लेसिंग की वजह से होगा। विदेश जाने के मौके मिलेंगे, ट्रैवल करने के मौके मिलेंगे, और जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में रह रहे हैं और सोच रहे थे वापस आ जाएंगे, अभी ये तो नहीं आने वाले मेष राशि वाले एटलीस्ट, क्योंकि इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी वहीं पर मिल जाएगी जो कि इनके रुकने का कारण बनेगी। मेष राशि वालों को ना विजुअलाइज करते रहना चाहिए, वट एवर दे वांट इन देयर लाइफ, उसको रात में सोच कर सोइए, ठीक है, कि जैसा आप अपना दिन चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ चाहते हैं, अपनी जॉब चाहते हैं। इस साल राहु आपके 11th हाउस को इफेक्ट कर रहा है, तो जो भी विजुअलाइज करेंगे वो सच होता हुआ नज़र आता है। वहीं पर जो स्टूडेंट हैं या जो विद्यार्थी वर्ग के हैं और मेष राशि से जुड़े हुए हैं, इनकी पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस इनको महसूस करना पड़ेगा। इनको एकाग्र होने के लिए अपने आप को काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा, इसमें इनको डिफ़िकल्टी आने वाली है, दिखाई देती है। उसके अलावा अगर देखो तो मेष राशि वालों अपनी माता जी की तबीयत का ध्यान रखिएगा। माता जी की तबीयत बहुत अच्छी इस साल नहीं नज़र आती है। आई थिंक आपको उनको 2 से 3 बार डॉक्टर साहब के पास विजिट कराना पड़ सकता है इस साल। तो मम्मी, वैसे इस देश की मम्मियाँ ऐसा ही सोचती हैं कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, ठीक है,
उनके पास कुछ तो जादू है, ठीक है। पर नहीं, अगर आप मेष राशि के हो, मम्मी को थोड़ी बहुत भी कंप्लेन हो रही है, आपको जाना चाहिए वहाँ पे, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड ईयर, फाइनेंशियली अच्छा साल है, हेल्थ वाइज आपके लिए काफ़ी अच्छा साल है। हाँ, थोड़ा सा आपका फैट इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि जुपिटर यहाँ पे चौथे भाव में आपके इफेक्ट डालेंगे, तो थोड़े से ओबीज हो सकते हो आप, लेकिन उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। नई चीज़ों से ही ये साल यादगार बनेगा। जो करते चले आए थे बस वही कर लेते हैं तो आप खुद बहुत मायूस हो जाओगे और आपको ये फील होगा कि यार वो एनर्जी या वो अच्छी बातें नहीं हो रही मेरे साथ। फैमिली वाइज ये अच्छा साल है, गुड ईयर दिस ईयर। और विदेश का ट्रैवल होने का अच्छा योग बनते हैं आपके, आपको करना भी चाहिए। फॉरेन ट्रैवल से बुद्धि भी खुलेगी और कई तरह के आपके अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते भी बनेंगे। तो ये है मेष राशि में। अगर कहूँ 12 राशियों में से किसी एक का बड़ा अच्छा साल जा रहा है तो मेष राशि उनमें से एक है। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूँ तो वृषभ राशि के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। इनके लिए बेहतर बस दूसरी तरीके से हो रहा है। ये जो काम अभी तक कर रहे थे, जो कार्य अभी तक कर रहे थे, उसमें ही महारत हासिल करने की वजह से इनके लिए साल अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। इट इज़ लाइक कि कोई सिंगर था वृषभ राशि का या फिर कोई एक्टर था, तो उसने अपने ही क्राफ्ट को इतना कर लिया है कि अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि वो उसमें मास्टरी हासिल कर चुका है। ऐसे कोई डेवलपर है, कोई एडिटर है, तो आपके लिए साल बेहतर उसी वजह से जा रहा है कि आप जो कर रहे थे वो और अच्छे से करिए। उसके लिए एक मास्टरी हासिल करने के लिए किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, कुछ भी करिए, पर अपने काम में और ज़्यादा एक्सपर्ट बनते जाइए। ये साल आपको वहीं पे फेवर देगा। हाँ, राहु 10th हाउस में आ रहा है तो ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए, ऑफिस में क्रेडिट छीनने के लिए, इन सब के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और ये सब होगा ही आपके साथ और आप इससे अंत में निकल भी आओगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। घर से थोड़ा अलग जाने वाला दिखता है। जो लोग अलग हो चुके हैं वृषभ राशि वाले, अच्छी बात है, अलग है, लेकिन जो नहीं थे उनके भी अब अलग होने के मौके बनते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ाई करने के लिए मम्मी अब दिल्ली जाना पड़ेगा या कोटा जाना पड़ेगा, या फिर मुझे जॉब के लिए बेंगलोर या हैदराबाद अब जाना ही पड़ेगा, मेरी अच्छी जॉब वहाँ पे लग गई है। तो घर से डिटैच होते हुए नज़र आते हैं। घर वालों से इमोशनली तो आप अटैच रहोगे पर फिजिकली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। वृषभ राशि वालों, आपके घर में, घर के अंदर या तो गाड़ियों पे बहुत पैसा खर्च होगा या फिर घर में हो रहे आपसी विवादों की वजह से पैसा खर्च होने लगेगा आपका। ये 2 रीज़न है इस साल आपके पैसे खर्च कराने के। गाड़ी में या तो आप ठोक दी या कहीं नई खरीद ली, दोनों में खर्चे हुए आपके पैसे, ठीक है। या घर में परिवार वालों ने ऐसा माहौल बनाया कि उस वजह से कुछ ऐसा क्रिएट हुआ कि आपका धन, आपके पैसे का नुकसान होने लग गया। ये साल आपको अपने सिबलिंग्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी, सिबलिंग्स की तरफ से बेहतर न्यूज़ आपको मिल सकती है। उनकी जॉब अच्छी लग गई, उनकी शादी फिक्स हो गई कहीं पर मैं आपके लिए कहूँगा फाइनेंशियली एक अच्छा साल है, ठीक है, ओके साल है। 2025 से काफ़ी बेहतर साल 2026 इस राशि के लिए नज़र आता है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो स्टमक का ध्यान रखना चाहिए, इनको पेट का ध्यान रखना चाहिए। जो स्मोकर्स हैं और वृषभ राशि वाले हैं, तो ये साल आपको याद दिला देगा कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ ऐसी सिम्पटम्स आपकी बॉडी झलका देगी कि आपको लगेगा भैया ज़्यादा हो रहा है, अब थोड़ा रोक देना चाहिए। अगली राशि पे चलते हैं। मिथुन राशि के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। सबसे पहले समझते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि सभी राशियों में सबसे चुलबुली राशि होती है। यूथ को दिखाती है, गलतियों को दिखाती है, गलतियों को रिप्रेजेंट करती है ये राशि। इस राशि वाले लोग अक्सर आपको हंसते खेलते माहौल बनाते हुए ज़्यादातर नजर आएंगे और ऑन द सेम टाइम ये बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो ये बुध की राशि है, पहली राशि है। अब अगर सोचा जाए कि 2026 मिथुन राशि के लिए कैसा होगा, तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि इनके पिताजी के लिए अच्छा नहीं है ये साल। फादर की जॉब में और फादर की हेल्थ में ये परेशानी करेगा। फादर के साथ जो रिलेशनशिप में डांटना वगैरह थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आता है। इवन इस साल आप अपने बॉस के साथ भी बहुत खास नहीं बना पाओगे, ठीक है। बॉसेस से झगड़ा होना या बॉसेस के साथ ओपिनियन मिसमैच होना, ये भी नज़र आता है आपके 2026 के हॉरोस्कोप में। बट करियर वाइज अगर देखा जाए तो करियर वाइज यू आर डूइंग गुड। जॉब चेंज होती हुई दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ एक बार दिखाई देती है, वो भी अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जॉब है आपकी, तो आप कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपको दूसरा मिल जाएगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर आपका कोई छोटा भाई है, मतलब बहन है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मिथुन राशि आपकी और आपका कोई छोटा भाई भी है तो उसके करियर में इश्यूज क्रिएट होते नजर आते हैं। तो पिताजी और छोटे भाई के करियर में, छोटी बहन है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट थिंक कि कोई और ज़्यादा बड़ा इशू आएगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं मिथुन राशि वाले, किसी आउट ऑफ द कास्ट या कम्युनिटी या फिर रिलीजन में जाकर रिश्ता बनाते हुए नज़र आते हैं, रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आते हैं, जो कि ऑफ कोर्स इनकी मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी आदत से नहीं सुधरेंगे, ठीक है। तो जो यंग हैं और जो सिंगल हैं, ऐसे लोग आउट ऑफ द कास्ट या कम्युनिटी जाके अट्रैक्ट होते हुए रिलेशनशिप बनाते हुए नज़र आते हैं। कोई सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें, पर हाँ, आपके परिवार शायद इसमें थोड़ी सी
ओपिनियन आपके हिसाब से नहीं रखेगा, ऐसा दिखाई देता है। और अगर ध्यान से देखा जाए जिनकी शादी नहीं हुई, तो शादी कराने के लिए साल बहुत बेहतर नहीं है, रिलेशनशिप में आने के लिए बेहतर है। शादी में तो थोड़ा डिले दिखाई देता है, बिकॉज सैटर्न आपकी 10th हाउस में है, मैरिज हाउस को देख रहे हैं, तो डिले हो जाएगा, उसमें देरी होती हुई नज़र आती है। बिजनेस जो लोग करते हैं मिथुन राशि के, उनके लिए एक्सीलेंट साल साबित होगा, और ख़ास तौर पे जो बिजनेस अकेले रन कर रहे हैं। पार्टनरशिप में तो आपकी कलेश हो जाएगा, क्योस हो जाएगा, लेकिन अगर आप अकेले बिजनेस रन कर रहे हैं तो दिस ईयर इज़ फॉर यू। बहुत अच्छा आप बिजनेस को ग्रो कर ले जाएंगे। और अगर अभी आप सोच रहे थे कि यार मैं 100 रुपये का बिजनेस करूंगा, तो आप 120 और 130 भी कर ले जाओगे। ये इतना अच्छा साल आपके लिए होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी जो अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि बड़ी भावुक राशि होती है, इमोशनल राशि होती है, सेंसिटिव लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं इस राशि के अंदर, और बड़े दिल से काम करने वाले लोग हैं। अगर देखा जाए कि कर्क राशि का साल 2026 कैसा जा सकता है, तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि ये साल में आपको नज़र बहुत लगेगी। ठीक है, आप जब भी बाहर जाओगे, लोगों से हाथ मिलाओगे या लोगों से मिलोगे और घर लौट कर वापस आओगे, तो आपको लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गया, चाहे तो आपको थोड़ा सा तबीयत ख़राब फील हो रहा है, या लो सा फील हो रहा है, या फिर अगर आपने काम बताने लग गए अपने, जो हमारे घरों में कहा जाता है ना कि काम होने से पहले बताना मत किसी को, अगर वो आपने इस साल किया, तो राहु 8th भाव में आपके पूरी तरह से काम कर रहा है, वो आपके काम होने नहीं देगा। तो इस साल कर्क राशि वालों को थोड़ा सा चुप रहना है, थोड़ा सा साइलेंट रहना है, अपने आप में ज़्यादा व्यस्त रहना है। बहुत ज़्यादा कोशिश करिए मिलना ना पड़े लोगों से, या आप वैसे आपका खुद ही मन नहीं करेगा, लेकिन हाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ जाइएगा भी ज़रूर, ये बात भी मैं कहूँगा। अगर मैं देखूँ तो इस साल ये ना पैसे के पीछे भाग नहीं रही है राशि, इनको कुछ तो रियलाइज़ हो गया है, कुछ तो इनको ऐसे पता चल गया कि यार पैसे वैसे में कुछ नहीं रखा। वो नहीं 3 इडियट का डायलॉग था, ठीक है, कि कामयाब बनो, कामयाबी तो पीछे आ ही जाएगी। ये थोड़ा सा उस मोड में ज़्यादा चलते हुए नज़र आते हैं कर्क राशि वाले, कि हम अपने क्राफ्ट पे, अपने काम पे, अपने रिलेशनशिप, अपने नेटवर्किंग पे इतना फोकस करेंगे, पैसा जितना मिलना होगा उतना मुझे मिल जाएगा। ये जो पैसा, एक तो ये फिलॉसफी आ गई जो कि एक्चुअली में अच्छी है इनके लिए, फ़िलहाल के लिए इनको ये करना भी चाहिए। दूसरी चीज़ है, अब ये जो कर्क राशि वाले बहुत प्यार से बोलते थे, बड़े इमोशनली आपकी सारी बातें सुनते थे, अब ये कट टू कट हो जाएंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे, क्योंकि केतु इनके लैंग्वेज के हाउस में असर डालने वाला है। तो ये अब कम बातों में, कम शब्दों में अपनी बातें कैसे कही जाती है, कर्क राशि इस तरह के काम करने वाली। दांतों रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जबड़े या मसूड़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप इस साल फेस कर सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा इस राशि के लिए भी पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। पिताजी बहुत रिलीजियस बनते हुए नज़र आते हैं। पिताजी के मंदिर जाने की, भंडारा करने की, या गुरुद्वारा जाने की, या फिर मंत्रों के जाप करने की जो आदत है वो थोड़ी बढ़ सकती है। और पिताजी अपनी धुन में मस्त रहेंगे इस साल। आपके काम शायद उतना ना आए जितना आप अपेक्षा कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको करनी भी नहीं थी। इन शॉर्ट आपको ऐसे करना था। हाँ, ये राशि इसलिए बहुत खास है 2026 के लिए, क्योंकि 2 जून के बाद जुपिटर इसी राशि में एग्जॉल्टेड होगा 2026 के अंदर। अब जुपिटर एग्जॉल्टेड यहाँ पे होने का मतलब ये है, एक तो मम्मी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ करेगा, ठीक है। दूसरा, आपका पढ़ने का मन बहुत करेगा, कुछ नया सीखने का मन करेगा। ये लोग मिड ऑफ द जून जुलाई में किसी जगह, किसी कोर्स में, किसी इंस्टीट्यूट में अपने आप का एडमिशन कराते हुए मुझे दिखते हैं, या कोई बुक खरीद के लाते हुए दिखते हैं। इस साल इनके घर में किताबें काफ़ी आएंगी, इनको सिखाने के लिए, इनके सीखने के लिए। प्लस कई सारी, नॉट ऑल बट कई सारी कर्क राशि वाले लोग वाटर स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देंगे। पानी का, जैसे स्विमिंग हो गया, ठीक है, या फिर कोई और एक्टिविटी होती हो पानी से रिलेटेड, वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर देंगे, खेलेंगे, और किताबें इनके घर आएगी थ्रू। अगर मैं पूरा एक लाइन में कहूँ, कर्क राशि के लिए ये साल पढ़ने लिखने का साल है, ज़्यादा पैसे की तरफ फोकस करने का साल है नहीं। अपने आप को काबिल बनाने का साल है। पिताजी के काम को ध्यान में रखना है, पिताजी के हेल्प आने या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके काम आने का साल है। मम्मी की तबीयत में ध्यान दें, पिताजी के करियर में, मम्मी तबीयत में आपको ध्यान देने वाला ये साल है। इस तरह से कर्क राशि का साल 2026 ईजिली, स्मूथली और पीसफुली निकल जाएगा। ये जो अभी तक जितनी भी राशियां आपने बताई, उनकी रेमेडीज भी बताते हुए हमको चलिए कि क्या क्या करना चले। खैर, आप पहले आप राशियां ही कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाद में हम एक साथ रेमेडीज की बात कर लेंगे। ओके, मैं फिर भी बता देता हूँ स्मृति जी, इस 12 राशियों के लिए अलग अलग उपाय बताने की जरूरत नहीं है। ये हाँ, एक या 2-3 उपाय 2026 में आप जरूर करें। हाँ, सूर्य को जल देना, जो भी ये कर रहा है, क्योंकि ये सूर्य का साल है। और हम जब ग्रहों की बात करते हैं तो भगवान श्री राम सूर्य से रिलेट करते हैं, सूर्यवंशी राजा थे। और जब भगवान श्री राम को अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई करनी थी, तो उन्हें उनके गुरु ने बताया था कि आप ये वाला उपाय करो। वही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि रामायण का उपाय है, आदित्य हृदय स्त्रोतम।
ठीक है। ये सूर्य भगवान की स्रोत है, सुक्ति है, जो कि श्री राम ने पढ़ी थी, जो कि उनके गुरु ने बताई थी। आप 2026 जो कि सूर्य का साल है, ये एक उपाय ज़रूर करिएगा। सूर्य जब सही होता है कुंडली में, एकमात्र ये प्लैनेट ऐसा है स्मृति जी कि अगर ये पावरफुल है, राजा के पास अगर दम है, तो बाकी के लोग कैसे भी हैं, लीडरशिप अच्छी है हमारी, लीडरशिप आपको निकाल के ले जाएगी। ठीक है, कंपनियों में भी हम ऐसा कहते हैं। वहीं पर अगर कुंडली में सूर्य गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, पावरलेस हो जाता है, कितने राजयोग लेकर आप बैठ जाओ, उसका कोई मतलब नहीं होता है। सूर्य नीच के हो जाएं या सूर्य बहुत सारे मेलिफिक प्लैनेट के साथ आ जाएं, तो इट इज़ लाइक अ पावर हाउस कि हम ये सब लाइट तो खरीद लाए, पर हमारे यहाँ लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। सूर्य वो चीज़ है, ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को दर्शाता है। अगर वो गया तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। दैट इज़ वाई सूर्य के उपाय लगभग हर किसी को करने चाहिए। इसीलिए हमारे कल्चर में चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको सूर्य पे जल चढ़ाना बताया गया है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बचपन से ही आप ये कॉमन रेमेडी सूर्य की जानते मगर हैं। एक और कॉमन बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है अरुण जी कि अक्सर लोग, मैंने ये भी देखा क्योंकि दिल्ली का लोगों के पास समय नहीं होता है, तो मुझे आप ये भी बताइए शो पे कि सूर्य को जल किस समय देना चाहिए। सूर्य को जल, सूर्य के जितने भी उपाय हैं ज्योतिष में, सब में नियम जरूरी है। क्योंकि मैंने लोगों को 12 बजे भी जल डालते नहीं, हुए वो सूर्य पे पाखंड है, देखा है। वो पाखंड है। मैंने सुबह हालांकि 7 बजे 6 बजे भी देखा है, और मैंने दिन में 2 बजे भी देखा है। अगर आप 12 बजे 2 बजे चला रहे हो तो आप पाखंड कर रहे हो। ठीक है, सूर्य के उपाय वही काम करेंगे जिन्होंने आपने नियम फॉलो किया था। सूर्य अपने, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें अपने नियम की वजह से प्रसिद्ध है, तो इसके उपाय भी नियम से ही करने पड़ेंगे। जैसे शनि के उपाय वही काम करेंगे जिसमें चप्पल घिसेगी आपकी, ठीक है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट लंबा टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन। तो आप सुबह जब 5 से मैं कहूँगा 6 बजे के बीच में, बहुत हो रहा है तो 7-8 बजे तक भी अगर आप जल चढ़ा दे रहे हो तो ठीक है। ठीक है, पर 2 बजे दोपहर में, 4 बजे दोपहर में, तब सूर्य ही हंसेगा आपके ऊपर कि भैया क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब आँख खुली बस तभी मेरा है, आपको कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते होंगे जो लेट नाइट अपनी जॉब करते होंगे, वो नहीं उठ पाते होंगे सुबह, उनके लिए चलिए हम कह सकते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन बाकी सबको ये कोई नियम नहीं है कि हम 2 बजे ही चढ़ाएंगे या 12 बजे चढ़ाएंगे। तो आपने 2 उपाय बताए, एक तो आपने बोला है कि सूर्य को जल चढ़ाना है, और आपने बोला है आदित्य हृदय स्तोत्रम ये पढ़ना है। यस, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। सूर्य को जल चढ़ाना एक बहुत कॉमन रेमेडी है, उसके लिए आपको कुछ नहीं देखना पड़ता है। ठीक है, और उससे भी अनुशासन बनता है, डिसिप्लिन बनता है। ठीक है, कि अगर आपने ये ठान लिया कि मैं 5 से 6-7 बजे के बीच में सुबह उठूंगा, पहले तो नहाऊंगा, उसके बाद जाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इससे आपका डिसिप्लिन क्रिएट होता है, आप सुंदर लगते हो। ठीक है, 20-21 दिन करके देखिए, आपके चेहरे पे तेज आने लग जाता है। तो ये बड़ी पावरफुल रेमेडी है, पूरे साल आप ये करके देखिए। तो बावजूद इसके कि जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं 2026 के, इम्पॉर्टेंट ये बहुत ज़रूरी बात है जो अरुण जी बता रहे हैं कि 2 ये रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए कारगर हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी चलते हैं 5वीं राशि जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि में कहूँगा 3 राशियां हैं जिनके लिए साल 2026 थोड़ा कठिन जा सकता है, और इनको एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और हम इसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे। उनमें से एक राशि है सिंह राशि। सिंह राशि की तो शनि की ढैया चल रही है, और शनि आपके तंग करने के लिए इस बार आ रहे हैं। कैसे तंग करेंगे? शनि बेसिकली आपको कहेंगे कि अब कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, तुम्हें लगता था पिंटू काम आएगा, मंटू काम आएगा, ये भी काम नहीं आएंगे। जिन से सोचा था आपने कि मेरी मुसीबत के समय में या परेशानी के समय में ये आकर मुझको बचा लेगा या काम है, बस वही धोखा देकर जाएगा। और जिन से सोचा था कि ये तो कभी हेल्प नहीं करने आएंगे, वो शायद आपकी हेल्प करने भी आ जाएं। तो ये एक ऐसा पीरियड है, ऐसा फेज़ है सिंह राशि का, जो ये अभी भी जब ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और धीरे धीरे 2026 में ये और ज़्यादा इंटेंस होता जाएगा। सैटर्न इनको कुछ नया सिखाना और पढ़ाना चाहता है, और ये सिधाई से पढ़ नहीं रहे ना, सीख रहे हैं उसे। तो शनि का एक तरीका होता है कि आपको पैसे की अहमियत समझानी है, तो वो आपको ऐसे नहीं कहेगा बेटा समझ जाओ, अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं, आपसे सारा पैसा ले लेगा। ठीक है, तो जब आप फटेहाल हो जाओगे तो पैसे की कीमत आप समझ ही जाओगे। तो ये शनि का तरीका है आपको एक सबक सिखाने का, लेसन सिखाने का। सिंह राशि वालों के साथ वही समय चल रहा है। ठीक है, तो इनके लिए अब ये अलग अलग जॉब में, अलग अलग तरह से, अलग अलग बिजनेस में हो सकते हैं लोग, पर इनका समय ऐसा है कि इनके एफर्ट्स के रिजल्ट इनको ज़्यादा स्पीड में मिलते हुए नज़र नहीं आते हैं, और मुसीबत आते हुए ज़्यादा नज़र आती है। पुराने जो तरीके थे, तौर तरीके थे या टेक्निक थी जिससे कि अपना काम चला ले रहे थे, अब वो भी ओल्ड या आउटडेटेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनको अपना पूरा एक स्वरूप
काम करने का तरीका बदलना ही पड़ेगा। ये अभी भी उस ज़ोन में जूझ ही रहे हैं, 2026 में भी जूझेंगे, 2027 इनके लिए आएगा जब ये शाइन करेंगे और तब इनका जितना भी इन्होंने 25 और 26 में सीखा है, वो सब वहाँ पे मोनेटाइज़ होगा और काम भी आएगा। तो अगर आपकी सिंह राशि है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने एक ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हो, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पिक्चर में चल रहा है और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अपने से बातें करनी इन लोगों ने शुरू कर दी है और अपने आप को ही तर्क दे रहे हैं, वितर्क दे रहे हैं और फिर अपना ही फैसला ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कोई बचा नहीं है वो आस-पास साथ में जिसके साथ इतनी गहरी बातें की जा सकें। वहीं पर जिनकी शादी हो चुकी है और वो सिंह राशि के हैं, तो इनका पार्टनर भी कुछ थोड़ा जोशीला होता हुआ नज़र आता है और वो अपनी राह पे चलने की बातें कर रहा है। कुछ नया करने की बातें कर रहा है। जैसे अच्छी खासी जॉब चल रही थी आपके पार्टनर की या स्पाउस की, अब कह रहा बहुत हो गया, अब आप बिज़नेस करेंगे, ठीक है? और आप कह रहे हो कि क्यों? अरे यार चल तो रही जॉब, क्यों तुम्हें इतना रिस्क लेना? पर वो नहीं सुन रहा है। तो सिंह राशि वालों, ज़्यादातर लोग आपकी सुन नहीं रहे, इवन आपके स्पाउस और आपके घर वालों से भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं सुनेंगे। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ईज़ी नहीं होता, आसान नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी से व्यक्ति को गुज़रना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, आप इस साल और अगले साल बस मैदान छोड़कर नहीं भागना। ये जो क्रिकेट मैच आपकी लाइफ में अभी चल रहा है 2025 में जो शुरू हुआ है, इसमें आप कभी आउट नहीं हो सकते। आउट होने का बस एक तरीका है कि आप मैदान छोड़कर बाहर चले गए। ना कैच आउट होगे, ना रन आउट होगे, ना एलबीडब्ल्यू होगे आप, ना आपका विकेट गिरेगा। ये मानकर आपको बस मैदान पे बने रहना, भागना नहीं है। समस्याएँ होंगी, थोड़ी-सी दिक्कतें भी होंगी, बस आप भागिएगा नहीं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करने वाले हों या व्यापारी हों आप। आप नहीं भागेंगे, टिके रहेंगे, अगले साल टिके रहेंगे, नहीं मिलेगा मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, नहीं मिलेगा ज़्यादा फल, लेकिन जब 2027 में मिलेगा, तब आपके जाकर जो आपका सूखा पड़ा है ना, सूखी ज़मीन पे बारिश हो जाए, ठीक है? ऐसा वाला महसूस होगा। तो ये है सिंह राशि। तो आपने बोला एक सिंह राशि के लिए चैलेंज हो सकता है, दूसरा आपने किसके लिए बताया? 3 राशियाँ हैं 3 जिनके लिए राशियाँ? साल 2026 चैलेंजिंग हो सकता है। सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि। मीन राशि। चलिए आगे बढ़ते आगे चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए साल बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि 2026 इज़ अ गुड ईयर फॉर कन्या राशि, क्योंकि इन्होंने झेला 2024 में, ठीक है? 2025 के मिड तक भी झेला। अब चीज़ें अगस्त के बाद इनके लिए बेटर होने लग गई हैं और इस साल अगस्त से और अगला पूरा साल 2026 कन्या राशि के वही लगभग सिमिलर प्लैनेट्स ही इनको फॉलो कर रहे हैं या फिर रूल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर आपकी कन्या राशि है तो सबसे पहले तो आपके शत्रु नहीं, जितने थे, अगर नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने थे वो इस साल निपट जाएंगे। आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस था, आपका कोई ऐसा फंसा हुआ मामला था कि उस व्यक्ति की वजह से मेरा काम रुका हुआ, ऐसी सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हटने वाली हैं। शर्त बस ये है कि आप लड़ाई नहीं करोगे जाकर, ठीक है? ये अपने आप ही होगा। ये राहु आपके 6th हाउस पे प्रभाव डाला है, तो अपने आप ही एलिमिनेट करेगा जितने भी आपके एनिमी, शत्रु, जलने वाले, ये सब आपकी लाइफ में थे। पर यही राहु ये भी कह रहा है कि ये आपको कोई एक ऐसा इलनेस देगा या कोई ऐसा हेल्थ इशू दे सकता है जिसका बहुत टाइम तक आपको डायग्नोसिस नहीं करवा पाओगे कि ये हो क्यों रहा है मुझे। जैसे सर दर्द होने लगेगा, कुछ लोगों को आंखें दर्द होने लगेंगी, पर रीज़न नहीं पता चलेगा यार ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये मतलब इतने टाइम से क्यों ये चीज़ फॉलो हो रही है। जब आप चेक कराने जाओगे डॉक्टर कहेगा सब ठीक है, पर आप कहोगे नहीं मुझे तो दर्द होता है। तो ये चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं कहूँ तो आपके स्पाउस के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है ये। स्पाउस की तबीयत ख़राब होना, जॉब चले जाना, जॉब में इश्यूज़ होना, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो उनको भी आप ये वाली एडवाइस दे दीजिएगा, चाहे उनकी कोई भी राशि हो आपके स्पाउस की, कि आपके मैरिज हाउस में शनि का ट्रांजिट हो चुका है, तो ये आपके स्पाउस को इफेक्ट डालेगा, आपके स्पाउस को परेशान या तंग कर सकता है। वहीं पे ऑन द सेम साइड कन्या राशि वाले बहुत इस तरह के सवाल अब खुद से पूछने लग गए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। इस तरह के जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होते हैं या फिर अपनी आइडेंटिटी को जानने वाले जो सवाल होते हैं, कन्या राशि वाले बड़ी दिलचस्पी से इनको पूछ रहे हैं, इनमें बिलीव भी कर रहे हैं। बहुत सारे कन्या राशि वाले या तो एस्ट्रोलॉजी सीखने जा रहे हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी का कोई कोर्स कर रहे हैं, योगा सीख रहे हैं, आयुर्वेद सीख रहे हैं, कुछ इस तरह का साइंस या विज्ञान जो कि एंशिएंट था लेकिन अब उतना धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, उसको सीखने में कन्या राशि वालों का काफ़ी मन है। मनी वाइज कहूँ तो ये साल काफ़ी अच्छा है इनके लिए, पैसा ये कमा भी ले जाएंगे, बचा भी ले जाएंगे। हेल्थ वाइज मैंने आपको बता दिया है, नॉट पूरे साल ऐसा नहीं होगा,
कुछ कुछ बार आप देखोगे कि एक तो मार्च से लेकर मई के बीच में देख सकते हो और एक अक्टूबर या नवंबर में आप देख सकते हो कन्या राशि वालों, हेल्थ में ये इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। माता पिता की तबीयत लगभग ठीक है, स्पाउस की तबीयत का ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनके करियर का ज़्यादा ध्यान दीजिए, अदरवाइज जस्ट गो फॉर इट। ये साल आपके लिए काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा तो है। आपने बोला जो 3 राशियों के लिए अच्छा साल है, उनमें से मेष के बाद ये वृषभ राशि हाँ। आएगी। तुला राशि पे अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं। तुला राशि वाले लोग हर वक्त हम इनको समझते हैं कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तराजू होता है ना, पर एक्चुअल में मैंने सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस अगर किसी को देखा है तो तुला वाले ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं, और कई बार सबको खुश करने के चक्कर में किसी पर्टिकुलर दोस्त को, यार को या खुद को दुखी कर बैठते हैं। ठीक है, तो तुला राशि वालों अभी सही से बैलेंस बनाना आ नहीं रहा है, आपको बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। अब अगर हम ये बात करें कि साल 2026 तुला राशि के लिए कैसा जाएगा, तो मैं कहूँगा कि मनी वाइज ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। पैसे के हिसाब से इस साल में आप ज़्यादा दिक्कत नहीं देखोगे, बट रिलेशनशिप वाइज उसमें आपके दोस्त, आपके कलीग, आपके पार्टनर सब आ जाते हैं। नॉट सो गुड ईयर फॉर रिलेशनशिप। शुरुआत होगी 6 महीने तक ईजिली जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर आप पाओगे कि रिलेशनशिप में होता है ना कि एक समय के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, या आप एक तरह से पर्टिकुलर यार ये व्यक्ति तो ऐसा ही रिएक्ट करना चाहिए मेरे साथ, यार ये तो मेरा दोस्त है, मेरा फेवर तो इसको लेना ही पड़ेगा। ये वाली जो आपकी भावनाएं बढ़ जाती हैं, बस जैसे जैसे ये बढ़ने लगेंगी वैसे वैसे ये साल उसको तोड़ेगा। ठीक है, कि आपने अपने दोस्त से ये एक्सपेक्ट किया था कि वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, नहीं, वो तो नहीं करने वाला। फिर आपके मन में आएगा, फिर आप कहोगे नहीं शायद हो सकता है गलती से हो गया, और आगे सही हो जाएगा। ऐसे कई सारे इंसिडेंट होंगे जब तुला राशि वालों के लगेगा कि भैया दुनिया में सब दोगले हैं, ठीक है, कोई किसी के काम नहीं आता है, लेकिन इनके फाइनेंस बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इनकी जो हेल्थ भी है वो भी काफ़ी बेहतर रहेगी, काफ़ी अच्छी इस साल नज़र आती है। इस साल अपने जॉब में ये बहुत मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। शनि आपके जॉब हाउस में जाके ट्रांजिट करके बैठा हुआ है। इतनी मेहनत शायद इन्होंने किसी साल नहीं की होगी जितना अपने काम को लेकर ये इस साल मेहनत करेंगे। नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, चीज़ें बदलेंगे, चीज़ें नई नई इम्प्रूव करना चाहेंगे अपने काम में। उतने एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसके लिए रेडी रहिएगा, बट ये फाउंडेशन तय हो रही है आपकी। शनि हमेशा तुरंत एप्रिसिएशन नहीं देते, तुरंत रिजल्ट नहीं देते। नहीं तो कई लोगों को जोश आता है कि नया साल आ रहा है, रेजुलेशन लिख देते हैं कि इस साल वेट कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शनि कभी इस ट्रैप में नहीं फंसता है, वो बहुत पेशेंटली आपको चेक करता रहता है, फिर जाकर अपना वर्डिक्ट आपको सुनाता है कि आप कितने मक्कार थे या कितने ईमानदार थे। तो शनि क्योंकि आपके छठे भाव में जा रहे हैं, सेवा भाव बढ़ेगा, आपका लोगों का मदद करने का, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर सेवा करने का, ये आपका मन बहुत बढ़ेगा। जॉब के लिए बहुत पैशनेट होगे, नई चीज़ें करोगे आप अपनी जॉब। नॉट अ गुड ईयर फॉर योर मामा जी, ठीक है, मामा जी के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है, उनकी तरफ से कोई न्यूज़ आ सकती है आपको, इतना बेहतर साल मेरे लिए नहीं था। तो यहाँ से ऐसा जाएगा। संतान अगर आपकी है और आप तुला राशि के हैं, तो संतान की वजह से भी आपको सैड होने के या परेशान होने के कई सारे रीज़न मिलेंगे। संतान मई से लेके अगस्त के बीच में कुछ ऐसा करेगी कि हाँ थोड़ा प्राउड भी होगा कि हाँ मेरा बच्चा या मेरी बिटिया है ये, ठीक है। लेकिन आमतौर पर अगर आपकी संतान 13 से 18 साल की टीनेज की एज में है, तो आप और तैयार हो जाए कि आपको संतान की तरफ से दिक्कत आने वाली है, या फिर एटलीस्ट मानसिक तनाव तो आने वाला है। यहाँ पर मैरिड लाइफ के लिए अगर मैं बोलूँगा तो हाँ ओके साल मैं कहूँगा, न्यूट्रल कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं बहुत ख़राब भी नहीं, बस मिक्स वाला ये साल आपके लिए जा सकता है। कुल मिला के अगर कहूँ तो जैसे मैंने बोला था मेष राशि वालों के लिए कि आपके लिए ये साल आप जो विजुअलाइज करोगे वो सच हो जाएगा, वही मैं तुला राशि के लिए बोल रहा हूँ कि आप जो लिखोगे वो सच हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी कोई डायरी बनाना चाहिए जिसमें आप हाथ से लिख सको कि मेरा ये डिज़ायर है, मैनिफेस्टेशन टाइप का। बस उसमें प्रैक्टिकल बातें ही लिखिएगा कि अम्बानी जी मुझे गोद ले ले, ठीक है, इस तरह की बातें नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें लिखिएगा जो आपको भी लगता है साल 1.5 साल में पूरी हो सकती है। आपने बता दिया, ठीक है। मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का, ठीक है। तो लोग अजीब ऐसे लोग आए हैं आपके पास? बिल्कुल आए। कि मैंने सर ये डायरी में वहीं से ले रहा हूँ। अच्छा, मैंने सर डायरी में लिखा था, हुआ नहीं। अंबानी जी की चौथी संतान बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे होते छोटे बच्चे होते, तो ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल जो आपको भी लगे कि हाँ यार साल 1.5 साल में पॉसिबल अचीव करना, उस तरह से आपको करना चाहिए। तो ये है तुला राशि का कैसा जाएगा साल 2026। फिर हम चलते हैं वृश्चिक राशि पे, ठीक है। वृश्चिक राशि वन ऑफ द मोस्ट
सीक्रेटिव राशि होती है, इसकी लाइफ में कई सीक्रेट होते हैं और ये बहुत जल्दी ओपन नहीं होते लोगों के सामने। ये किन के सामने ओपन होंगे, बहुत चूज़ करते हैं उसको, फिर जाके अपनी बात उसको बताते हैं। वृश्चिक राशि को डेप्थ में जाना, रिसर्च करना ये भी बहुत पसंद होता है और गहराइयों में बातें अगर कोई करना चाहता है तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो अगर शादी नहीं हुई है तो इस साल भी बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस नहीं है कि आपका विवाह होगा, डिले होता हुआ नज़र आता है। आपकी अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो उसमें इन लॉज की वजह से झगड़े होना या किसी थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े होना, क्योस होने के लिए आप रेडी रहिएगा। आपकी अगर संतान नहीं है तो भी डिले होता हुआ दिखाई देता है और संतान है आपकी तो उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके दादाजी अगर घर में रहते हैं तो उनके हड्डियों का बहुत ध्यान रखिएगा, उनकी हड्डियों में दर्द उठता हुआ नज़र आता है और आपके खुद के स्टमक पे आप बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि तो आपका पेट खराब होता हुआ, गैस्ट्रिक या एसिडिटी ऐसे कोई इश्यूज़ जो लंबे टाइम तक अभी आए फिर 20-25 दिन बाद फिर आए, फिर ऐसे पीरियोडिकली आते हुए नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर धन की बात करूं, मनी की बात करूं तो इस साल वृश्चिक राशि वालों डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अंधे पैसे खर्च करने के लिए ना पैसे मिलेंगे इतने, और अगर मिल गए तो आप उसे 1 महीने में एग्जॉस्ट कर दोगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है। परिवार में कोई एक सदस्य लूनेटिक की तरह बिहेव करेगा, जो कि मतलब सिर्फ उसका काम यह है कि सब कुछ शांति चल रही, चलो लाओ थोड़ा सा, तबाही मचा देते हैं। तो एक व्यक्ति है परिवार में जो कि लूनेटिक की तरह पूरे साल बिहेव करता रह सकता है। वहीं पर माता जी के लिए दिस इज़ अ गुड टाइम, अच्छा टाइम है आपके लिए। हाँ, राहु है माता जी के घर में तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ जो कि नसों से रिलेटेड हों, जैसे नसों का दर्द है कोई, वो दिखाई देता है। यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम माता जी को हो जाना, शुगर डायबिटीज़ अगर है तो और स्पाइक करना, और नहीं है तो डिटेक्ट हो जाना कि इनको शुगर डायबिटीज़ हो गया, माता जी के लिए स्पेशली ये दिखाई देता है। इस साल इनका बहुत मन करेगा नहीं काम करने का, ठीक है। इस साल बस काम हो रहा है, काम चल रहा है, इस वाले जोन में रहेंगे। थोड़ा आराम पसंद ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं, या फिर किसी दोस्त के साथ, या अपनी न्यूली वेड अगर शादी हुई है 1-2 साल पहले इनकी, या इस साल हुई है इनकी, तो अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हुए नज़र आते हैं। काम में इतना ज़्यादा मन नहीं है, काम तो चलता है, होता रहता है, ये वाला जोन में कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि इस साल रहेगी। अगली राशि पे आते हैं स्मृति जी, जो कि धनु राशि है। धनु राशि के लिए साल बहुत अच्छा आपने बताया अभी, हमारे स्टूडियो में भी अभी ये डिस्कशन हो रहा था। अच्छा। तो धनु राशि के लिए साल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खास नहीं है। उसके पीछे के जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, पहला तो सैटर्न है, दूसरा राहु भी है। राहु तीसरे घर में बहुत मेहनत करा रहा है उनसे, पर फल नहीं दे रहा, रिजल्ट नहीं दे रहा है, इनको रिकग्निशन नहीं मिल रही है, ठीक है। इनकी वजह से लोगों को मिल जा रही है, तो इनको ये बात भी खा रही है, परेशान कर रही है कि यार मेरी वजह से तो मैंने तो किया था इसका काम, ये इसको देखो कहाँ पहुँच गया और मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ। इनकी वजह से इनके इन लॉज सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके भाग्य की वजह से, कई बार इनके काम भी नहीं होगा वहाँ पे, उनकी भाग्य की वजह से दूसरे लोग सफल हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो बात परेशान कर रही है, खुद के लिए देखा जाए तो ये साल इनके लिए प्रॉपर्टी व्हीकल बनाने वाला साल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देंगे। यानी कि जैसे कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेने का बजट था, पर अरे यार कोई नहीं 3 की ले लेते हैं, क्या हुआ, आगे चल के मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, ये इस उम्मीद में ये फैसला ले देंगे और यहीं पे उनके साथ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सैलरी उतनी बढ़ी नहीं वो, और उसकी ईएमआई उतनी की उतनी रह गई, जिस वजह से अब इनकी हर दिन और हर रात परेशानी में जा रही है। तो ये गलत फैसला लेने से पहले जो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाइए, तो आप अपने बजट के हिसाब से इस तरह की चीज़ें आपका जो लेने का मन है वो आप लीजिएगा, मोटिवेशन में आके नहीं लीजिएगा। इस साल ये रिलीजियस यात्राओं पे बहुत जा रहे हैं, धार्मिक यात्राओं में, जैसे जहाँ पे कोई धार्मिक पवित्र स्थल है, बगल में कोई नदी भी है, ठीक है, वहाँ पे ये ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं, ये भी और इनके पिताजी भी, ठीक है। अगर हैं पिताजी तो वो भी ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। और अगर मैं कहूँ तो मनी के वाइज, धन वाइज मैंने बता दिया कि इनके लिए उतना बेहतर साल नहीं है धन के लिए। जैसा चल रहा था मोटा मोटा शायद वैसा ही चलेगा, थोड़ा बहुत स्पाइक आप देखोगे पर उससे आपका मन नहीं भरेगा। हेल्थ वाइज मैं कहूँगा ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हेल्थ वाइज ये साल आपके लिए ठीक है, अच्छा है। हाँ, लंग्स रिलेटेड कुछ इशूज़ या फिर लीवर रिलेटेड, जैसे लीवर का स्वेल हो जाना, ये आप साल में डिटेक्ट कर सकते हो। लंग्स में जैसे पानी भर जाता है, मुझे 1 ही 2 बीमारियाँ पता होती हैं पे ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली लंग्स और लीवर पे, ठीक है, ये चेकअप कराना बहुत जरूरी करना पड़ेगा। इनको विटामिन डिफिशियंसी भी होगी कई सारी धनु राशि वालों को, तो अपना विटामिन प्रोफाइल भी आप जरूर चेक कराइएगा। विटामिन डी, विटामिन B12 और भी जो होती हो वो भी डेफिशिएंट निकल कर आएंगी, उनकी फिर
जो भी मेडिकेशन डॉक्टर बताएं वो आपको लेना चाहिए। तो हेल्थ वाइज मैं ख़राब नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उतना नॉट सो ग्रेट भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं है, दिखाई नहीं देता है। और अगर चलते हैं धनु राशि के आगे लिए, तो प्रॉपर्टी और व्हीकल के मामले में ये साल काफ़ी बेहतर अच्छा है। तो आप अपने मेहनत से जो अभी तक आपने की थी इतने सालों से कुछ ऐड करेंगे। बस उसमें एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बजट का कुछ नहीं ले लेना है और बस चलते रहिए, काम करते रहिए। धनु राशि वालों, शनि का जो टेस्ट है उसको देते रहिए, ठीक है, वो इस साल ऐसा ही जाएगा। अब हमारी 3 राशियाँ और बची हैं, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ठीक है। मकर राशि के लिए मैं इन शॉर्ट बता दूं, ये साल 2025 में इनकी 7.5 खत्म हुई है, ठीक है, अप्रैल के अंदर। पर 7.5 जब भी खत्म होती है तो 4-6 महीने वो अपने इफेक्ट देती रहती है। तो एग्जैक्टली 2026 में ये फील करेंगे, मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ कि हाँ अब जाके 7.5 खत्म हुई है, ठीक है। बहुत सारे मकर राशि वाले कुछ ऑलरेडी कर चुके होंगे, कुछ अब फील करेंगे। जब भी ये फीलिंग आती है तो व्यक्ति को लगता है कि अच्छा अब एक बार में भी काम बन जाते हैं क्या, एक अटेम्प्ट में भी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं क्या। तो बहुत सारे मकर राशि वाले तो इसी औ में रहेंगे कि यार चीज़ें आसानी से भी हो जाती हैं, ईजिली भी हो जाती हैं। इनको अब ये रियलाइज़ होगा धीरे धीरे कि इन्होंने कितनी चप्पल घिसी थी, कितनी मेहनत करी थी पिछले कई सालों में। क्योंकि जब 7.5 आपकी चलती है आपको कुछ रियलाइज़ नहीं होता है, आप तो बस करते रहते हो और अपने आप को गिल्ट में डाले रहते हो। अब इनको जाकर उस मुक्ति से, उस गिल्ट से मुक्ति मिलेगी कि यार हाँ अब मेरे काम भी एक बार में बन जाते हो, मैं भी डिज़र्व करता हूँ कि थोड़ा सा लकी या थोड़ा सा भाग्य मेरे साथ भी काम करें। धन के लिए इनका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि इतने सालों से इन्होंने एक पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए मेहनत करी है और जब वो उसके नीचे हिट करेंगे ना तो कहेंगे यार नहीं, अब ना मुझे सस्ते में नहीं जाना है, अब मुझे वो वही चाहिए जिसके लिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा था। तो एक्चुअली में दुनिया की नज़रों में तो आपको बेहतर मिल रहा है, दुनिया वाले लोग आएंगे भी, तारीफ भी कहेंगे अरे तुम तो अच्छा कर रहे हो, पर इनका पेट नहीं भरेगा। इनको चाहिए कि यार बहुत वेट किया है मैंने, अब मुझे तो बेस्ट में भी बेस्ट चीज़ें चाहिए। ये मकर राशि वालों का ये साल कुछ इस तरह से जाने वाला है। इनके भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। सिबलिंग्स के लिए, सिबलिंग के करियर के लिए अगर मैं स्पेशली कहूँ तो वहाँ पर दिक्कत आती हुई नज़र आती है। और इनका मन योगा में, स्पिरिचुअलिटी में, ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में बहुत बढ़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि केतु इनके 8वें भाव को यहाँ पर एक्टिवेट करता हुआ नज़र आता है। वेरी गुड ईयर फॉर योर मैरिड लाइफ। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा साल है यहाँ पे। आपके पार्टनर जो भी हों उनकी ग्रोथ होगी, उनका एक्सपेंशन होगा उनके काम में, जिस वजह से आप खुश होगे, उनके और आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, प्यारे बनेंगे। और आप में से अगर आपके पार्टनर की मेष राशि है, टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है, या फिर कुंभ राशि है और आपकी मकर राशि है, तो विदेश जाने के, विदेश में काम सेटल करने के, विदेश में एक दूसरे के साथ कोई बिजनेस सेटअप करने के अच्छे योग बनते हुए नज़र आते हैं। मकर राशि वालों मौज में हो, ठीक है, अच्छी राशि है ये अगले साल के लिए। फिर आती है इस दुनिया की सबसे प्यारी राशि कुंभ राशि, ठीक है, कि कुंभ राशि के लिए कैसा जाएगा साल 2026। कुंभ राशि वालों को एग्जैक्टली पता है कि करना क्या है, इनको ये भी पता है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको वो भी पता उन प्रॉब्लम से निकलना कैसा है, बस ये निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ये नहीं पता करना कब से है, शुरुआत कब से करनी। प्लान सब है, ब्लूप्रिंट सब रेडी है, सब कुछ तैयार है, पर कब से करना है ये वाली बात में ये धोखा खा रहे हैं। क्यों? इनकी खोपड़ी के ऊपर राहु बैठा हुआ है, यानी इसी राशि में राहु बैठा हुआ है। तो आपकी कोई भी राशि कैसे बनती, जब आपका चंद्रमा हो, अब राहु भी आ गया है, तो मेंटली ये काफ़ी कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि पता तो है करना भी क्या है, कब करना है, इस चीज़ में है। इनको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि इनके पास बैठे और बार बार इनको बता सके तुम सही सोच रहे हो या तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में कुंभ राशि वालों की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। राहु इनके चंद्रमा के ऊपर आकर बैठ चुका है, केतु जस्ट 7th राशि में या 7th हाउस में बैठा है इनके मून से जाकर, शनि एक राशि आगे बैठे हैं। तो कुंभ राशि एक बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न में अभी फंसी हुई है। सिर्फ एक उपाय है, रीइन्वेंट योरसेल्फ, ठीक है। अगर आपकी कुंभ राशि है, अपने आप को पूरी तरह से बदलने में खुद लग पे काम जाइए, करो, ठीक है, खुद पे काम करिए। किसी 1-2 वेल विशर का सहारा मिल जाए तो आपका भाग्य है, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलता। एक अच्छे से अच्छे लोगों को अकेला ही करना पड़ता है सब कुछ। अकेले करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन या फिर कोई अच्छा दोस्त है,
वो आपको सही सलाह दे सकता है। देखिए इस टाइम पीरियड में आपको गलत सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको थोड़ा-सा ईगो बूस्ट करेंगे आपका और आपसे कुछ काम करवाने की या कुछ गलती करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको बहुत काम डाउन रहना है, शांत रहना है और अपने आस-पास किसी को रखना है। हेल्थ वाइज़ ठीक है आपके लिए, फाइनेंस वाइज़ ओके साल, नॉट सो ग्रेट। कुंभ राशि की बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पैसा कमा लिया आपने, फाइनेंस वाइज़ ओके, हेल्थ वाइज़ गुड है, हेल्थ वाइज़ आपकी मजबूत हो गए। इवन वेट लॉस करेंगे जो लोग करना चाहते थे, जो गेन करना चाहते थे, वो अपने शेप में भी आते हुए नज़र आते हैं। फैमिली वाइज़ देखूँ तो भी यहाँ पे नज़र सब कुछ ठीक ही आता है। बस एक ये वाली जो इशू है कि ये साल में आपको बस अब चीज़ें शुरू कर देनी है, अब ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने गँवा दिया जितना टाइम आपको गँवाना था, नाउ इट्स द टाइम टू डू द एक्शन। ठीक है, तो ये कुंभ राशि है। अगली जो राशि और जो आखिरी राशि इस सीरीज़ की, जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों, आपको सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं नज़र आती है आपकी राशि में। पेट खराब हो रहा है, गले में थायराइड होती हुई प्रॉब्लम दिख रही है, हड्डियों के दर्द दिखाई दे रहे हैं, पुरानी कोई बीमारी या कोई दर्द था वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। साढ़े साथी का सेकंड फेज़ आपका चल रहा है, सैटर्न आपके मून के ऊपर बैठा हुआ है, तो दिमाग भी ठीक नहीं नज़र आता है। दिमाग में भी कई सारी चिंताएँ, कई सारी डर, कई फ़ियर ऑफ फ्यूचर भी आपको सता रहा है। तो आपको तो अपनी सिर्फ हेल्थ पर प्राइम, मुझे लगता है कि प्रायोरिटी अगर किसी को रखनी है तो अपनी हेल्थ को रखनी है। थोड़ा ट्रैवल करिए, थोड़ा बोर होइए, थोड़ा संडे को और अच्छे से एंजॉय करिए, थोड़ा खाली रहना भी सीखिए और किसी ना किसी तरह की फ़िज़िकल एक्सरसाइज में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए। मनी वाइज़ मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा साल इनके लिए है नहीं, मीन राशि वालों के लिए। जितना कमाएँगे उतना जाने का भी बहाना बन जाएगा इनके लिए, कुछ ज़्यादा ख़ास बचा नहीं पाएँगे। और हेल्थ वाइज़ मैंने आपको बता ही दिया, मनी वाइज़ ओके साल है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो मीन राशि फैमिली में अगर कोई छोटा भाई बहन है आपका, उसका सपोर्ट मिलता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आता। छोटे भाई बहन को हेल्थ इश्यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं, या छोटा भाई बहन घर छोड़कर कहीं बाहर चला गया है, अपनी धुन में मस्त हो गया है, जिस वजह से दिक्कत है। बड़े भाई बहनों के साथ इनको कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है। माताजी की तबीयत ठीक है। पिताजी का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए इनको इस साल, कि फादर की हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो पिताजी का जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, पर उनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आपकी मीन राशि है। तो आपने ओवरऑल सारी राशियां कवर कर ली हैं, सबके बारे में सब कुछ बता दिया है और बहुत डिटेल में बताया। तो जिसको जो समझना है, जानना है, पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस 2026 का सारी राशि फलों का यहाँ पे है। अगर मैं बहुत ही जल्दी आपसे ये पूछूं कि अगर आप ऐसे नंबर्स बताइए न्यूमरोलॉजिकली जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और जिनको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, नंबर्स से यानी कि आप शायद मूलांक कह रहे हो, ठीक है। मूलांक का मतलब होता है कि आपकी जो डेट है उसको अगर हम ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर ले तो वो आपका मूलांक है। फॉर एग्जांपल कोई 21 को पैदा हुआ तो 2 + 1 3 हो जाएगा उसका मूलांक। जब भी आप ये जानना चाहोगे क्या मेरे नंबर से ये मूलांक, ये साल अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, तो बस आपको अपना मूलांक देखना है और इस साल का जो नंबर है उसके साथ एक ऐसा है, फ्रेंड है या एनिमी है, ये देखना होता है। ये न्यूमरोलॉजी हमें ऐसे चेक करने को बताती है। और क्योंकि 2026 ऐड करके नंबर 1 आता है, तो जितने भी मूलांक 1 के लोग हैं, 2 के, 3 के लोग हैं, उनके लिए ये साल बेहतर चला जाता है, अच्छा चला जाता है। इसके अलावा मूलांक 9 के लिए काफ़ी बेहतर है, अच्छा है। और फिर अगर मैं सेकंड लेयर में बोलूँ तो मूलांक 5 के लिए, मूलांक 6 के लिए, मूलांक 7 भी मैं इसी में डाल दूंगा, 5, 6, 7 के लिए काफ़ी बेहतर है। थर्ड में मैं बोलूँ तो 4 और 8 आते हैं वहाँ पे, कि 4 और 8 के लिए साल उतना बेहतर नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी बोलती है, ठीक है। पर अब मैं यहाँ पे थोड़ा बात बदलना चाहूँगा, ठीक है। मेरे अपने अनुभव से, कि मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, पैटर्न देखे मैंने, कई सारे लोग भी मेरे हैं। अब अगर मैं अपने अनुभव से बताऊँ कि किस मूलांक के लिए अच्छा है या बुरा है, तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा मूलांक 8 के लिए। सबसे अच्छा मूलांक 8 के लिए, क्योंकि हम अक्सर सूर्य और शनि को दुश्मन मानकर बैठ जाते हैं कि सूर्य दुश्मन है शनि का तो इस साल खराब जाएगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि सूर्य जब शनि की राशि में जाते हैं तब आप त्यौहार मनाते हो, ठीक है, मकर संक्रांति मनाते हो। क्या है, सूर्य अपने बेटे की राशि में जा रहे हैं और उस दिन सबको खिचड़ी भी खिलाते हो आप, ठीक है, दान दक्षिणा भी करते हो, सब कुछ कर रहे होते हो। तो एक पिता बेटे के लिए बुरा नहीं चाह सकता, ठीक है। बेटा हो सकता है कि थोड़ा बदमाश है, वो पापा की बातें अभी नहीं समझ पा रहा, जब वो बड़ा होगा तब समझेगा, पर एक फादर अपने बेटे के लिए नहीं होगा। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा साल कहीं ना कहीं 8 वालों के लिए जाएगा और दूसरे नंबर पे 4 वालों के लिए जाएगा। तो जो पहले मैं बोल रहा था कि इनके लिए गड़बड़ है, मुझे अपने अनुभव से पिछले 2 सालों में लग रहा है कि नंबरों का गेम थोड़ा चेंज हो रहा है। मैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ इसमें, ठीक है, पर मुझे लग रहा है 8 और 4 के लिए बेहतर जाएगा। जहाँ पे लोग ये डंका पीट रहे हैं कि मूलांक 1 वालों के लिए साल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि सूर्य वर्सेस सूर्य, 2 सूर्य हो जाएंगे ना,
ठीक है, तो एक्चुअली में वो अपने ईगो और एरोगेंस में और गुस्से की वजह से डूबेंगे, ठीक है। अगर वो इसको मैनेज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका शाइन करोगे, बट ईगो, एरोगेंस और मैं हूँ, मैं जो करता हूँ सब सही करता हूँ, मैं तो हीरो राजा साहब मैं खुद ही हूँ, वो ये वाला एक्शन आपको डुबोएगा इस साल। तो सबसे बेहतर 4 और 8 के लिए, और सबसे खराब अगर मैं कहूँगा, अगर ईगो एरोगेंस आपने नहीं छोड़ी तो मूलांक 1 के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहती थी आपसे कि क्या जब आप बर्थ चार्ट्स देखते हैं तो उसमें जो कहते हैं ना कि सब अपने प्रारब्ध लेके आते हैं, पुराने अपने कर्म होते हैं, तो क्या इनका भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है? सबका सब इनका इन्फ्लुएंस है। आप जो भी प्रारब्ध लेकर आए हो स्मृति जी, आप इसी जन्म में, इसी दुनिया में उसे भोग कर जाओगे। स्वर्ग और नरक कहीं अलग नहीं है। आप जिसके साथ रहते हो वही आपका स्वर्ग है, वही आपका नरक है। आपका पार्टनर हो गया, आपके कलीग्स हो गए, ठीक है, आपकी जीवन की सिचुएशन हो गई, तो जो कुछ आपने किया था भोगना पड़ेगा, कुछ नहीं बदल पाओगे। सब कुछ वही होता है जो राम रचि रखा है, जो कुंडली में आपके लिख दिया गया है, वही इवेंट्स होने हैं। अब इसमें एक सवाल और उठता है कि जब वही सब होना है तो हम फिर ये कुंडली देखना, उपाय करना, ये सब जी। क्यों करते हैं हम, ठीक है, क्या मतलब है फिर इन सब चीज़ों का? सबसे पहली बात तो ये मेरी अपनी पर्सनल फिलॉसफी है कि मैं तो इस बात पे मानता हूँ कि जो लिखा है वही होता है। आप चाहो तो मुझसे डिसएग्री कर लो, और आप पूरा हक है आपको, आप डिसएग्री कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी भी यही सोच है जो मेरी सोच है कि हाँ होता वही है, जो लिखा गया है वैसे ही सारे पैटर्न फॉलो होते हैं, तब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हो कि तो फिर उपाय क्यों? आप कोई भी उपाय कर लो। पहली बात तो अगर कुछ बदलना लिखा नहीं है स्मृति जी, व्यक्ति उपाय नहीं कर पाता। मैं कितने लोगों को कितने उपाय बता के जा चुका हूँ। मैं फ्री में इतने सारे लोगों को नहीं करते, लोग ना कर पाते, पैसे देकर नहीं कर पाते, फ्री का तो छोड़िए, ठीक है। तो जब तक कुछ बदलना आपके भाग्य में लिखा नहीं है, ब्रह्मा जी भी आकर आपको कुछ रेमेडी बता देंगे तो भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे, पहली चीज़। दूसरा, मान लेते हैं आप फिर उपाय कर भी ले रहे हो तो क्या होता है, ठीक है, सिर्फ इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकती, इवेंट कभी नहीं बदलता। इवेंट अगर ये है कि आज मुझे चोट लगेगी, ठीक है, तो मुझे चोट लगेगी। अब मैं इंटेंसिटी बदल सकता हूँ, हो सकता है यहाँ से कमरे से निकलूँ तो पैर फंस के गिर जाए, हो सकता है नीचे गाड़ी से जाऊँ तो गाड़ी ठुक जाए, ठीक है, इंटेंसिटी बदल सकता हूँ, पर मैं वो इवेंट नहीं बदल पाऊँगा। वो इवेंट तो होगा। ये हम अपनी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, उसका सब सिर्फ इतना ही खेल है, ये मुझे ऐसे समझ में आता है। अच्छा अरुण जी, एक और चीज़ है कि आजकल एक बहुत ज़्यादा ये पैटर्न देखा गया है कि खासकर सेलिब्रिटीज़ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत लाइमलाइट में आ जाता है कि लोग अपना नाम चेंज कर देते हैं। नाम वही रहता है, अल्फ़ाबेट्स बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, उसमें I 2 लिख दिए या डबल E लिख दिया या S ऐड कर दिया, अपने अपने हिसाब से जैसा जैसा जो एस्ट्रोलॉजर गाइड करता है, ये कितना कारगर होता है। ओके, सो इसमें कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट इसको मानता नहीं है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर आप स्पेलिंग बदल रहे हो तो बोलने का जो साउंड है वो भी बदलो, अच्छा, तब ये ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप कुछ भी स्पेलिंग में चेंजेस कर रहे हो तो आपके बोलने में भी नज़र आना चाहिए। जैसे मेरा नाम स्मृति है तो साउथ में H लगाते हैं, स्मृति लिखते हैं, तो उसको बोलना भी स्मृति है। बोलो भी फिर आप उसको, अच्छा। ठीक है। तो आपकी साउंड वाइब्रेशन और आपने जो लेटर्स लिखे हैं वो वाइब्रेशन सेम हो जाएंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, आप ना इसमें सिग्नेचर करो, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह में लिखो, हर जगह छपवा दो इस नाम को, तो भी ये आप पे काम करेगा। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिसमें और ये खासतौर पे अंक ज्योतिष में किया जाता है, न्यूमरोलॉजी में किया जाता है। वैदिक और ज्योतिष में आपका जब जन्म होता है तभी आपका नाम एक रख दिया जाता है, जो कि आपके नक्षत्र के अक्षर से रिलेटेड होता है, जो कि अब नहीं किया जाता, ठीक है। पहले टाइम में ये होता था, ठीक है। आई थिंक आपके टाइम में या फिर मेरे टाइम में तो हुआ करता था। हाँ, जैसे किसी का नाम ध से है, किसी का नाम श से है, तो उसी हिसाब से वो नाम रखे और अब आप जाते थे। देखो कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी स्पेलिंग में करते हैं, इवन जो कई सारे बिजनेस पर्सन हैं वो भी अपने इसमें करते हैं। इनमें ना स्मृति जी पैटर्न देखा जाता है कि अगर आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, अगर हम आपका नाम 4 पे रखें या जिनका नंबर 4 पे था तो उनके साथ लाइफ में क्या हुआ, ये पैटर्न नोटिस किया गया। उसके बाद देखा गया यार इनको सूट नहीं किया। लेकिन अगर हम वही चीज़ 9 पे रख देते हैं इनकी, तो इनको बहुत सूट करती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जियो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, ठीक है, उनका मूलांक 1 है, जियो को ऐड करो 9 आता है। नैनो एक प्रोडक्ट आपने टाटा नैनो सुना होगा, ठीक है, ये रतन टाटा जी की कंपनी, उनका भी मूलांक 1 है अंबानी जी की तरह, और उनका जो नैनो है ये जोड़कर भी 9 आता है। पर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, एक प्रोडक्ट फेल हो गया, ठीक है, क्यों हुआ? तो फिर और जब इस पर न्यूमरोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं तो पता चला कि जियो को ऐड करके 9 आता है, पर नैनो को ऐड करके 18 आता है। 1 and 8 एनिमी माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो 18 से जो 9 बनेगा वो डिफरेंट है,
और सिंगल लाइन रहेगा वो डिफरेंट है। अब ये भी किसी किताब में नहीं लिखा है, ये अनुभव से पता चला लोगों को, फिर उन्होंने अपने किसी आर्टिकल में लिखा, जो कि मेरे जैसे कई लोगों ने पढ़ा, फिर उस चीज़ पे विश्वास किया या नहीं किया। तो ये इस तरह से काम करता है कि आप जो नेम बदलवा रहे हो, जो नाम चेंज कर रहे हो, वो किन्हीं लोगों ने एक रिसर्च करी है, किन्हीं लोगों ने एक पैटर्न फाइंड आउट किया है, उस बेसिस पे वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से वो कारगर रहता है, उसके हिसाब से वो कारगर कई नहीं लोग रहता ऐसे है। हैं जो ये मुझसे पर्सनली मिलकर कहते हैं, मुझे तो नहीं बदलने की ज़रूरत पड़ी, मेरा जो नाम था इत्तेफाक से वो बिल्कुल सही नंबर पे ऐड हो रहा था जिस पे उसको ऐड होना चाहिए था। पर जिन्होंने किए, कई लोगों ने मुझे बोला है कि हाँ ये काम करता है। इवन मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि नहीं भी करता है, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ आपने किसी को सजेस्ट किया नाम चेंज करने हाँ के लिए? मैंने सजेस्ट किया इन लोगों को नाम चेंज करने के लिए। और अगर मैं Benefit इसका रहा? रेशियो बोलूँ तो 70% लोग कहते हैं कि यार ये काम करता है, अच्छे से काम करता है, ठीक है। कुछ के केसेस में नहीं भी किया है, उस पर अब और रिसर्च होगी कि क्यों नहीं हुआ है, या उन्होंने अच्छे से अप्लाई नहीं किया, क्या रीज़न है। एक और चीज़ जिसके बारे में बात करते हैं कि वो होता है किसी के बर्थ चार्ट में, किसी के कुंडली में राजयोग। लोग कहते हैं अरे तुम्हारी कुंडली में राजयोग है, और तो ये राजयोग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मतलब मैं चाहती हूँ कि आप बताइए, राजयोग समझाइए। मतलब जहाँ बल्ला घुमाओ बॉल वहीं पे आ जाए। हाँ, तो ठीक है? किसके में होता है, कैसे होता है ये राजयोग राजयोग? कोई एक नहीं होता, ठीक है। राजयोग सैकड़ों तरह के होते हैं। धन योग है, परिवर्तन योग है, गजकेसरी राजयोग है, नीच भंग राजयोग है, वेशी योग है, ऐसे कई तरह के राजयोग होते हैं। अब हम जो सोचते हैं, मैं पूरी वहाँ से शुरू करता हूँ। अक्सर जब मैं छोटा था, मुझे घर में राजयोग मुझे लगता था राजयोग मतलब राजा जैसा जीवन, ठीक है। बैठे बढ़िया कोई अंगूर खिला रहा है, ठीक है, ऊपर से बीच पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक ड्रिंक रखी हुई है। ये तो आपने वही बात कर ली कि जो लोग अपने जो कहते हैं ना, वो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मैं तो बचपन में यही सोचता था कि राजयोग मतलब तो ऐसी लाइफ होगी कि नौकर चाकर सब चारों तरफ घूम रहे हैं, पैसा ही पैसा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट ही नहीं है। फिर धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो राजयोग मतलब सिर्फ पैसा कभी नहीं होता। आपको अगर एक अच्छा स्पाउस मिला है ना, वो भी राजयोग है आज की दुनिया में। आपको अगर एक ऐसा परिवार मिल गया है जो कि आपका सपोर्ट, आपके काम आता है, आपके पीछे खड़ा रहता है कि तुम गिरो हम खड़े हैं यहाँ समाज, वो भी राजयोग है। आपको अगर एक ऐसा शरीर मिल गया है जो कि हेल्दी है, जो काम कर पा रहा है, बहुतों को नहीं मिला है, ठीक है, किसी को टांग नहीं, किसी को हाथ नहीं मिला, आपको सब कुछ फंक्शन मिला, ये भी एक राजयोग है, ठीक है। सिर्फ पैसा राजयोग नहीं है, ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, चलो ये फिलॉसफी समझ में आ गई कि पैसा नहीं है, हेल्थ और बाकी चीज़ें भी राजयोग है। अब कुंडली में देखा जाता है कि कौन सा राजयोग इसकी लाइफ में बन रहा है। क्या इसके में एजुकेशन का राजयोग बन रहा है, विद्या का, और पहले कौन सा बन रहा है, फिर कहाँ पर बन रहा है। यानी कि कई सारे ऐसे राजयोग होते हैं स्मृति जी, जो पर्टिकुलर जगह जब तक आप नहीं जाएंगे वो एक्टिवेट नहीं होंगे। जैसे कि कईयों की कुंडली में होता है कि आपका राजयोग विदेश में है, जहाँ पे आपने जन्म लिया वहाँ पे नहीं है, ठीक है। और एक एस्ट्रोलॉजर यही बता देता है बस उन्हें कि आप थोड़ा ट्राई करिए, और जब बताएगा उनके मुंह से ये जरूर निकलेगा मैं सोच तो रहा था जाने का, चलो अब आपने कह दिया, मैं और ज़्यादा इसको सोचूंगा। तो फिर वो वहाँ जाएगा, उसका काम बनेगा। आप देखिए, इस देश में पैदा हुए, पूरे सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे विदेश जाता है कोई, नॉट ऑल बट कितने सारों का किस्मत चमक जाती है, अच्छा कमाने लग जाते हैं। तो यस, राजयोग होते हैं, कई तरह के होते हैं। पढ़ने में अच्छा हाँ, कई तरह के ऐसे राजयोग भी होते हैं स्मृति जो कभी काम नहीं करते, ठीक है, वो बस आपकी कुंडली में थे, अच्छा, कुछ काम नहीं करते, उनकी दशा ही नहीं आई कभी। राजयोग पूरी जिंदगी नहीं होते, पर्टिकुलर दशा आती है उनकी, वो उस वक्त काम करते हैं। अब वो दशा तब आई जब आप 85 साल के थे, आपके ना हाथ चल रहा था ना पैर चल रहा था, किसी काम के नहीं है। या आप 2 साल के थे, 3 साल के थे, तो ये भी बहुत मैटर करता है कि राजयोग को एक्टिवेट करने वाला टाइम पीरियड सही टाइम पे आया या नहीं आया, ठीक है। जब आपके करियर बनाने की, शादी करने का समय था, कोई राजयोग नहीं था। जब आपका बुढ़ापा आ गया, जाने के समय हो गया, तब राजयोग एक्टिवेट हो रहे हैं आपके। तो ये भी इंसान प्रारब्ध में लिखवा के लाया है कि उसको एग्जैक्ट वही दशा एग्जैक्ट उसी टाइम पे मिल भी जाए, ठीक है। कितनी सारी ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जो कि बिल्कुल एवरेज कुंडलियाँ हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर उनकी जो दशा सीक्वेंस उनको मिला वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिला है। उनकी लाइफ का जो बुरा टाइम था वो कभी आएगा ही नहीं, उनके जीते जी 110 साल के हो जाएंगे तब आएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले वो निकल चुके होंगे। तो दशा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप कौन सा चीज़ क्योंकि एक कुंडली में ना स्मृति जी हो सकता है 100-150 प्रॉमिस हो, पर ये सारे प्रॉमिस इस ज़िंदगी में आप नहीं फुलफिल कर पाओगे, ना एक्सपीरियंस कर पाओगे। इनमें से 60-70 ही कर पाओगे, पर वो कौन से होंगे ये दशा बताएगी। इसलिए कहते हैं ना, इंसान की जो दशा है उसकी दिशा बदल देती है, ठीक है, ऐसे काम। इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा, एक और चीज़ है अनुज जी, जिसमें जिसे कहते हैं कुल, कुंडली में कुल भी होते हैं, देव कुल,
गण होता है, गण, देवगण, देवतागण, देवतागण, राक्षसगण, मनुष्यगण। मनुष्यगण। Yes. अच्छा, गण होता है। गण होता है। ये गण का क्या मतलब होता है? और अच्छा, इसका क्या कोई इम्पैक्ट पर्सनालिटी पे पड़ता है किसी की? तो अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो इसका आज ज़्यादातर इस्तेमाल विवाह में किया जाता है कि अगर मैं एक लड़का है, वो मनुष्य गण का है, तो उसकी शादी दूसरे मनुष्य से कराओ या दूसरे देवता गण से कराओ। ठीक है, पहले मैं एकदम बेसिक बता देता हूँ ये चीज़ क्या है। तो जैसे हम सब अपनी राशि जानते हैं ना, एक होता है कि हम किस महीने में हमने जन्म लिया, वो हमारी सन साइन बन गई। एक है कि जब हमने जन्म लिया तो हमारे चंद्रमा किस राशि में था, वो हमारा मून साइन बन गया। हम बार बार अपनी राशि 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 बोलते रहते हैं, और आज के वीडियो में भी कई सारे लोग अपनी राशि सुनने आए होंगे। ऐसे ही हमारा जन्म नक्षत्र भी होता है। ठीक है, कि हमने किस नक्षत्र में जन्म लिया। तो 27 नक्षत्र हैं, इनमें से किसी एक में आपका चंद्रमा बैठा होता है और उसमें आपका जन्म हुआ होता है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा से लेकर रेवती तक कुछ भी हो सकता है 27 नक्षत्र में ये। अब फिर क्या किया गया, हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने 27 नक्षत्र को 9-9 3 भागों में बांट दिया कि जो लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए सारे के सारे मनुष्य हैं, मनुष्य गण के हैं। जो इस 9 नक्षत्रों में पैदा होंगे, मैं आप एक फ़ोटो लगवा देंगे हम लोग यहाँ पे, वो सारे के सारे देवता हैं। जो इसमें हैं वो सारे के सारे राक्षस हैं। ठीक है, अब ये डिवाइड करने का तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि आप मनुष्य हो, देवता हो या राक्षस हो। अब इसके आगे क्या, इसके आगे ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट मैंने विवाह में ही सुना है। कोई पर्सनालिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ने का कोई इसमें? जैसे कहते हैं कि जो राक्षस गण के लोग हैं ये खाना जल्दी जल्दी खाते हैं। ठीक है, खाना ज़्यादा खाते हैं, फूडी ज़्यादा होते हैं, सोते ज़्यादा टाइम तक हैं, ऐसा कहा जाता है। और जो देवता गण के लोग होते हैं ये खाना धीरे धीरे खाते हैं, कम खाते हैं। ठीक है, अपने से पहले दूसरों का फ़ायदा करने के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छे विचार धाराएँ ज़्यादा रखते हैं। मनुष्य बोले गए कि आधे देवता हैं, आधे राक्षस हैं। ठीक है, ये अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ भी करते हैं, पर फ्राइडे नाइट को पार्टी करने भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोले गए कि ये इस तरह से है। पर मैंने देवताओं को राक्षस जैसे काम करते भी देखा है और राक्षसों को देवताओं जैसे काम करते हाँ, हुए तो भी कुछ देखा है। जनरलाइज नहीं किया हाँ, जा तो ये सकता है। बहुत एक्यूरेट चीज़ कोई ऐसी है, मैं इस पे वो नहीं कहूँगा। ये बहुत पुराना एक सिस्टम है, पुराना एक जो सिस्टम आजकल जब आप मैच मेकिंग करते हो ना, तभी काम आता है। तभी वो देवता, उसमें पॉइंट्स मिलते हैं आपको कि देवता की शादी देवता से करानी है, देवता की शादी भूल कर भी राक्षस से नहीं करानी, वरना ये दोनों लड़ाई करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो आपके हस्बैंड वाइफ क्या हैं, देवता या राक्षस हैं। ठीक है, उनके नक्षत्र के अकॉर्डिंग। मनुष्य की शादी मनुष्य से करानी है, मनुष्य की शादी देवता से करानी है। सिर्फ राक्षस की शादी राक्षस से कराई जा सकती है। मैं राक्षस लड़का हूँ। चलिए, अच्छा, एक और बात है कि आपका एक वीडियो देखा था मैंने, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे भी, चाहे आप थोड़ा संक्षेप में ही, बहुत डिटेल में ना बताएं, लेकिन आपने बताया था कि डेट ऑफ बर्थ जो होती है उससे करियर और पर्सनालिटी वो डिफाइन हो सकती है। बताइए। डेट ऑफ बर्थ में कई सारे नंबर्स होते हैं। एक तो मूलांक होता है, उससे हमारे व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि अगर आप 1 नंबर के हो तो कैसे होगे, 2 के हो तो कैसे हो। फिर एक नंबर आता है डेस्टिनी नंबर। जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देते हो और फिर जो एंड में नंबर आता है उसे हम डेस्टिनी नंबर या भाग्य का अंक कहते हैं, भाग्यांक कहते हैं। वो आपके करियर के लिए होता है कि किस तरह के करियर में आपकी पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा सूटेबल है, आपको जाना चाहिए। और एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है, ये टोटल 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं मूलांक और भाग्यांक के। तो इनके बेसिस पर और अपने अनुभव के बेसिस पर वो ये बताता है कि आपको किस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाहिए, किस तरह की करियर फील्ड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अच्छा, मतलब कि ये है कि 2 नंबर होते हैं, एक भाग्य नंबर होता है और आपका एक जो मूलांक होता है, पर्सनालिटी और एक से करियर लाइन डिसाइड होती है। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल है, मतलब जो अगर समझना चाहे कि लाइफ में क्या सिंपल करना है। ठीक है, सिंपल लेवल पे आपको बेहतर। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरा मूलांक 1 है, जो कि कहता है कि लीडर बनो, अच्छे से बात करो, अपनी बात को एकदम एक्सप्रेशन के साथ सामने रखो, थोड़ा सा एक यूनिक एलिमेंट बना के रखो। और वहीं पर मेरा भाग्यांक जो है वो नंबर 7 है, केतु का नंबर है, जो कहता है क्या रखा है इस दुनियादारी में। ठीक है, हिमालय चलो, यहाँ पे सब क्या है, मोह माया में। इधर से नंबर 1 कहता नहीं, मेटलिस्टिक दुनिया में रहना है, ये भी है। ये कहता है भाई कुछ नहीं रखा, मैं सब कुछ देख तो आपको कंफ्यूजन होता है कभी? जिनका मूलांक एक साथ होता है, बीच में कश्मकश होती है। तो आपको कभी कभी लगता है नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो? हाँ, बिल्कुल होता है, मना कर देता हूँ, नहीं जाऊंगा इस पॉडकास्ट में। लगता है मैं कहाँ चला गया यार। ठीक है, ये तो कभी करना ही नहीं था मुझे ये वाला काम। फिर ये खिंचाव होता गया, फिर मैंने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा, तो ये खिंचाव तो होगा, ये तो आपका है। जब तक आप अपने विवेक से, बुद्धि से इसमें बैलेंस नहीं बना लेंगे। तो मुझे नंबर 1 बनना है, लेकिन अब मैं अकल्ट में नंबर 1 बनूंगा।
ठीक है। मैं यही करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा लोगों को, और जितना मुझे आता मैं सब पढ़ा डालूँगा लोगों को, सिखाऊँगा लोगों को। तो मैं इसमें अपनी मूलांक की एनर्जी लेकर जाऊँगा, तब से ज़्यादा जीवन आसान तब से ज़्यादा लगता है। खुश रहने लग गया हूँ मैं तब से बहुत। हाँ, अब 1 साल में आप में अंतर भी बहुत आ गया है, ये मुझे पर्सनली लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरा दूसरा सवाल ये कि अभी तक आपके पास हालांकि इसको लेकर के थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है कि आपके पास बहुत सारी, अभी तक आपने बहुत सारे बर्थ चार्ट्स देख लिए हैं, मैं कंट्रोवर्सी पार्ट में नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा कौन सा यूनिक चार्ट है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे, जो आपको लगा हो कि इसने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला पैटर्न है? यस, मेरे एक बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, ठीक है, 26 साल की एज है उनकी, ठीक है, और उनके दादा एमपी थे। हाँ, मैं सेलिब्रिटी या कुछ ऐसा उनके पॉलिटिशियन या दादा कुछ एमपी ऐसा। थे, अब तो नहीं रहे, दिवंगत हो गए हैं, ठीक है। उनके पिताजी के पास फार्मास्यूटिकल कंपनी, बहुत बड़ी हज़ारों करोड़ों की कंपनी थी, ठीक है, और उनके ये बेटे हैं, ठीक है, मुंबई में रहते हैं। बचपन से ही ये और इनके एक भाई भी ऐसी कुंडली लेकर आए हैं कि भैया ये राजा के घर में पैदा हुए 2 राजकुमार हैं, और इतना दुख लेकर आए हैं कि इनको बहुत लंबे टाइम तक वो झेलना है। ये कुंडली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि ये सामान्य कुंडली नहीं है। पैदा होते ही आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, पैदा होते ही आपके मुंबई में 2-3 घर हैं, दिल्ली में 2-3 घर हैं, कोलकाता में 2-3 घर हैं। मतलब पैसे की कमी नहीं है आपके किसी पास? तरह से कोई पैसे की, धन की कमी नहीं है। दादाजी सब आपके नाम लिख कर गए हैं, पिताजी सब आपके नाम लिख कर गए हैं, पर पैदा होते ही आप अपने सर पर कई सारे कोर्ट केस लेकर आए हैं। जो आप जब 18 के थे तब से आप लड़ रहे हैं, आज आप 26 के हो गए लड़ रहे हो, न जाने आगे कितने लड़ने पड़ेंगे। पैदा होते ही आप अपने पास सिर्फ अपनी माता और अपने एक भाई को, इन्हीं को लेकर आए हैं, बाकी सब दुश्मन हैं आपके, शत्रु होते हैं, शत्रु हैं आपके। सब चाहते हैं कि आप रास्ते से निकल जाओ ताकि वो सब पैसा उनको मिल जाए, धन उनको मिल जाए। ये कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इनके भाई की कुंडली में 5 प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, 9 प्लैनेट होते हैं, 5 उच्च के हैं, ठीक है। तो ये 2003 का बर्थ है, 2003 में 5 प्लैनेट एग्जॉल्टेड हुए थे, ठीक है। तो मुझे ये कुंडली सबसे अच्छी लगी थी, ठीक है। बाकी मैंने देखी तो बहुत कुंडलियाँ हैं लोगों की, पर जो कुंडलियों में ना रोमांच होता है, ठीक है, कि यार ये इंसान नाली के बगल में पैदा होगा, ठीक है, और जाकर संसद में बैठ जाएगा, ठीक, ऐसी कुंडलियाँ अच्छी लगती हैं एक रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जिस लाइफ में बहुत अप एंड डाउन होगा कि आईएएस भी बन जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आईएएस को छोड़ भी देंगे, फिर एक्टिंग करने चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे दिमाग के होते हैं, ये सोचने में, देखने में मज़ा आती है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आम तौर पे जितना मेरा अनुभव रहा है, कुछ ही प्रॉब्लम्स है लोगों की, ठीक है, वो प्रॉब्लम वो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बस वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए। शादी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैरिज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने जितने साल एस्ट्रोलॉजी की होगी, मुझे 60% 65% लोग सिर्फ शादी प्रॉब्लम यही लेकर की, मैरिज की प्रॉब्लम लेकर आए। हुई नहीं, हो रही है तो चल नहीं रही है, ठीक है, दूसरी कब होगी, दूसरी के बाद तीसरी कब होगी, ऐसी सारी समस्याएं विवाह और मैरिज से रिलेटेड हैं, ठीक है। लोग कुंडलियाँ लेकर आते हैं कि क्या मैं इसके साथ शादी कर लूँ, ठीक है, क्या ये चलेगा, मना कर दो तो सुनना नहीं चाहते, ठीक है। और सोल्यूशन लेकर के आना मतलब कि चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसका सोल्यूशन बताएं। जनरली बड़ा आसान है, उम्मीद किया जाता बहुत है, आसान है। आप अपने आप से पूछिए कि आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो या तो आप शादी कर रहे हैं शारीरिक ज़रूरत पूरा करने के लिए, या फिर आप शादी कर रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा और समाज मुझे कह रहा है कि शादी कर लो, दबाव बना रहा है मेरे ऊपर शादी कर लो। इन दोनों में से कोई भी एक रीज़न है तो मत करो शादी, ठीक है। इन दोनों के अलावा कोई रीज़न है आपका, ठीक है, तब आपको शादी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन दो से 99% लोग इन्हीं 2 रीज़न की वजह से विवाह कर रहे हैं भारत के अंदर। या तो लग रहा है कि शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, या तो लग रहा है कि यार मम्मी पापा कहते कहते दिमाग ख़राब कर दिया, अब कर ही लेता हूँ, कुछ तो अच्छा होगा। अगर ये 2 रीज़न में से एक भी है तो आपकी शादी चाहे कितने अच्छे व्यक्ति से कर लो, वो एक टर्म के बाद सारा आकर्षण खत्म हो जाना है आपका, बोर हो जाने वाले हो आप, ठीक है। इनके अलावा कोई रीज़न है तो आप इनके अलावा एक ही रीज़न बचता है जो कि प्रेम है, ठीक है। एक साथी की ज़रूरत है, प्रेम है, प्रेम, साथी की ज़रूरत भी वहाँ पे सेल्फिशनेस है, ठीक है, कि मुझे ज़रूरत है, उसे नहीं है ज़रूरत तुम्हारी, और तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी तब क्या करोगे, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने वाला कोई और आ गया तब क्या करोगे, ठीक है। प्रेम, प्रेम बहुत बड़ा शब्द है और इसको लोग हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा तब आपको मेरी बात समझ में आ सकती है। इसके अलावा आपको विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैंने बहुत बुरी बुरी हालतें देखी हैं लोगों की, खास तौर पे महिलाओं की। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं और 2025 आ चुका है, शादी के बाद काम ज़रूर करना। लोग आएंगे, लोग समझाएंगे, लोग कहेंगे कि बच्चे हो गए हैं, ये करो, जॉब छोड़ दो, ये कर दो, मत करना। मैंने बहुत बुरा हाल होते हुए देखा है कि जब महिलाएं
जैसे ही 10-15 साल बीतते हैं ना, काम कर छोड़ चुकी होती हैं, उनका एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया है, बेबी हो गया है उनका। अब जब आपके हस्बैंड और इन-लॉज़ आपको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। आप जिसे कहते हैं ना लाचार, वो शब्द आपके ऊपर फिर अप्लाई होता है। तो अपना मेहनत ज़रूर करिएगा, अपना काम ज़रूर करिएगा। इफ़ यू आर अ फीमेल, ज़रूर मेहनत करिए, ठीक है? कोई एक ऐसी चीज़ अपने लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा जिससे आप पैसा कमा पाओ। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लेकर के टाइम एंड अगेन महिलाएं भी बात कर रही हैं कि सेल्फ डिपेंडेंसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि आप सबका अपना अपना व्यक्तिगत एक उसकी तरफ एक अप्रोच होता है। कोई शायद करना चाहे, कोई शायद ना करे, सबके पारिवारिक माहौल भी अलग बिल्कुल होते सही हैं। कह रहे हो आप। लेकिन अगेन इन जनरल जो है, या आप एक इन जनरल एक आप बात कर रहे हैं, एक इन जनरल एक सलाह दे रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि यह गलत सलाह है। लेकिन फिर भी ये इंडिविजुअल एक अप्रोच इस सब्जेक्ट की तरफ इंडिविजुअल होती है। अच्छा, एक और बात मुझे बताइएगा अरुण जी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो होती है, उससे क्या आपके इष्ट देव भी पता चलते हैं? आमतौर खास तौर पे ज्योतिष से। ज्योतिष से। ज्योतिष में 12 घर होते हैं, 5वां घर देखिए अपना, ठीक है? 5वें घर में जो राशि बैठी होगी, उस राशि से जुड़े डायटी आपके इष्ट देव होते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल, अगर ये आपकी कुंडली है, ये 5वां घर है, इसमें 1 नंबर लिखा है तो हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। 2 नंबर लिखा हुआ है तो माता लक्ष्मी आपकी इष्ट देवी है, ठीक है? 3 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम या फिर आपकी जो माता सरस्वती है, वो आपकी इष्ट देवी बन जाती हैं। 4 नंबर में शिव जी या कृष्ण जी आपके इष्ट देव बनते हैं। 5 नंबर अगर 5वें घर में लगा है तो भगवान सूर्य आपके इष्ट देव हैं। 6 नंबर आपके अगर लिखा है तो गणपति आपके इष्ट देव आते हैं, माता सरस्वती भी आपकी इष्ट देव बनती हैं। वहीं पर अगर आपके 7 नंबर लिखा है तो अगेन कुबेर भगवान या फिर माता लक्ष्मी आपकी इष्ट देवी बनती हैं। अब यहीं पे 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपके मुर्गन, ठीक है? आपके विष्णु जी, विष्णु भगवान, ये आपके इष्ट देव बनते हैं, ठीक है? और 5 नंबर में भगवान श्री राम भी बनते हैं, याद रखेंगे हम, ठीक है? उसके बाद 9 नंबर हो गया, 10 और 11 नंबर दोनों शनि के अंक हैं, इसमें हनुमान जी आपके इष्ट देव बनते हैं। 11 नंबर में दुर्गा माता अलग से आ जाती हैं क्योंकि वो राहु की भी राशि होती है, तो उसमें दुर्गा माता आपकी इष्ट देवी बनती है। 12 नंबर में अगेन आपके जो वामन भगवान हैं या भगवान विष्णु के जो अवतार है, वो आपके इष्ट देव बनते हैं। ये ज्योतिष में, अब इसमें मैंने ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन गॉड्स को रखा है, ठीक है? साउथ नहीं, इंडियन आपने साउथ मुर्गन हाँ, आपने बोला एक अभी। ही बोला ना, बहुत सारे गॉड हैं साउथ इंडिया में, उनको नहीं रखा है मैंने। अच्छा अच्छा, मतलब इन जनरल आप ये बात बता रहे हैं। अच्छा, ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, जो कि आपको सामना करना पड़ा अपना करियर के दौरान, जो आपको लगा कि ऐसे 3 बड़े जो मैं मिथ्स की बात करूँ आपसे? सबसे बड़ा तो यही कि जो एस्ट्रोलॉजी के कोई उपाय करके छप्पड़ फाड़ के पैसा आ जाएगा, हैं? ठीक है? बहुत पैसा वाला बन जाऊंगा मैं, बहुत धनी बन जाऊंगा मैं ट्रस्ट में बहुत सालों से कर रहा हूँ, अभी उतना छप्पड़ फाड़ के मेरे पास भी नहीं आया है, ठीक है? तो ज्योतिष पैसा दिलाने का कोई टूल है या छप्पड़ फाड़ के कोई किस्मत खोल देने का कोई टूल है, मुझे लगता है बहुत बड़ा मिथ है। ज्योतिष सिर्फ दिशा दिखाने के अलावा और कुछ नहीं है। या आपके जीवन में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे जाना है, आपको जितनी जल्दी वो पता चल जाएगा, उतने आसानी से आप उतनी कम उम्र में आप वहाँ जा सकते हो। आपको वो करना पड़े, ये बस ईज़ी कर दिया उसने आपको। चलना अभी भी है, मेहनत अभी भी आपने ही करनी है, ठीक है? तो बस आसान कर दिया, समय बचा दिया थोड़ा आपका। या मन में कई बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कई लोगों के मन में होता है ना, उसका जवाब दे दिया कि आपके साथ में इस लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? पर एकदम से भाग बदल देने वाला मैजिक नहीं तो है। ये मिथ है। दूसरा क्या? दूसरा लाल किताब के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि लाल किताब एक उपायों की किताब है, ठीक है? जिसमें उपाय मिलते हैं, बहुत बड़ी मिथ है, वो गलत। लाल किताब ज़िंदगी कैसे जीनी है, ठीक है? इसकी पूरी फ़िलॉसफ़ी आपको बताती है। तो वो एक कार्मिक बुक है, कार्मिक सब्जेक्ट है, वो जादू नहीं है या उपायों का भंडारा नहीं है कि ये चीज़ वहाँ गाड़ दो, ये वो वहाँ पहन लो। लाल किताब में सब लिखा हुआ है, ठीक है? सो मैं कहूँगा वो भी एक मिथ है। लाल किताब बहुत डेप्थ की एक किताब है, जिसको जब आप पढ़ोगे तो समझोगे। और तीसरा मिथ? बस इतने ही मिथ हैं। बस 2 मिथ हैं कि छप्पर फाड़ करके पैसा, आप बताओ, सक्सेस। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो यही लगता है कि अच्छा ज्योतिष आए, इनसे पूछना कि पैसा कब आएगा। नहीं, जब भी तो आपको लोगों के अंदर यही इन जनरल यही रहता है, यही उत्सुकता रहता है। यही है कि भाई आज के दिन पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज कैसा दिन होने वाला है। उनको ऐसा लगता है कई बार कि हमारी जो दुख दर्द चल रहे हैं ना, वो ज्योतिष को कुंडली दिखाकर वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी लाइफ में शायद जो पेन, जो दुख अभी फील कर रहे हो, वो आपको मजबूत बना रहा है।
आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है। मैंने इतने सालों में जो पॉडकास्ट दिए शायद उस वजह से आज मैं सहजता से आपके सामने बैठ पाया हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बैठना पड़ता है बातें करनी को, शायद उस समय वो फील होता होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आज मुझे मिल रहा है। तो कई बार एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय नहीं भी बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समय आपके लिए है थोड़ा कि आप थोड़े मजबूत बन जाओ। हार्ड, जैसे मैं सिंह राशि वालों को कोई उपाय नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका ये समय है, मीन राशि, सिंह राशि, धनु राशि, आपका ये समय है कि आप थोड़ा सा रगड़ा लग जाए आपका, आप थोड़े से पॉलिश और हो जाओ, थोड़ी देश दुनिया की लोगों के चेहरे नकाब आपको दिख जाएं, ताकि आप आगे आने वाली जो लाइफ है वो बेहतर। अब यहाँ पे उपाय करके नहीं मुझे कुछ ना हो, तो बेसिकली हम तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, बचा ले रहे हैं, ताकि आप देश दुनिया से किसी से, यही तो किया गया था सिद्धार्थ के साथ। 29 साल तक उनको महल में रखा गया ताकि वो कुछ ना देख पाए, जिस दिन देखा उस दिन चले गए ना छोड़ के, ठीक है। तो आपको बस दिखाया जा रहा है कि ये भी दुनिया है, ये भी होता है, ठीक है। आपको और बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है, ये सफ़र है, ग्रहों का भी है, चलता रहेगा। एक और मेरा सवाल है कि आपके बारे में जब भी कोई रिसर्च करता है ना, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। टॉप के 3 सवालों में एक सवाल आता है, कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं एस्ट्रो अरुण पंडित कुंडली देखने की। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, हालांकि फ़िगर्स मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगी, अलग अलग फ़िगर्स हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात कुछ रखना चाहेंगे? मैंने ज्योतिष का सफ़र 2020 में शुरू किया था, जब कोविड लगा हुआ था, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो होता था कि मैं सबको फ्री में बताता था। मुझे लगता था कि इस चीज़ के लिए क्या ही पैसे लेंगे, ठीक है। तो डीएम में या कमेंट में उनके क्वेश्चन के रिप्लाई में किया करता था, लेकिन इतने सारे लोग हो गए थे कि सबके नहीं कर पाता था मैं। तो उनमें से एक लेडी ने मुझसे बोला कि अरे भले पैसे ले लो आप, और मेरे बारे में ज़रूर बताओ, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में 11 जून, मुझे आज तक तारीख याद है, 500 रुपये लिए थे, और इस प्रॉमिस के साथ कि 3 महीने तक आपको जब भी लगे आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे बात कर लेना। और यही फिर ये हमारी कंपनी की या एस्ट्रो अरुण पंडित की पहली पॉलिसी थी कि 500 रुपये दीजिए 3 महीने तक, जब तक आपको जितनी बार बात करनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस था नहीं, ठीक है, कि किसी से कैसे बात करेंगे, ठीक है, ऐसा लगता था कई बार, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई फील्ड थी ये उस समय। तो हमने 500 रुपये लेना शुरू किया, लोग आते थे, प्यार से देते भी थे। अब ये समय जितना लंबा चला, फिर हमने सोचा कि यार बहुत हो गया, अब 500 में इतनी ज़्यादा तो हम बात नहीं कर पा रहे हैं। वो जाहिर सी बात भी है, तो ये तो थोड़ा सा बहुत ही फीस नॉर्मल सी बात बढ़ा है। देते हैं। हाँ। और बहुत सोचा, और उसके बाद हमने अपनी फ़ीस बढ़ाई, 651 कर दी, ठीक है। और 651, 500 से 651 करने में इतने दिन सोचा कि डॉक्टर भी जो अपनी फीस लेता है वो भी 3 दिन या हफ्ते भर की होती है, ये 500 रुपये, वैसे 500 रुपये तो होती भी नहीं है। पर जब आपके अंदर नहीं होता ना कॉन्फिडेंस, तो आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। सो फिर 651 करी हमने, ठीक है। उसमें भी लोगों का बहुत प्यार आया, सब कुछ आया। फिर धीरे धीरे वो फीस बढ़ने लग गई। फिर एक टाइम आया जब उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ना पढ़ाना है। और मैं आज भी हर पॉडकास्ट में यही बोलता हूँ कि मैं अपने विद्यार्थी बनाना चाहता हूँ कि आप मुझसे पढ़ के गए थे और आपको कुछ काम आया था। ये बात मुझे रियलाइज़ हो गई कि कंसल्टेशन में कितनों को ही दे पाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक को पढ़ा दिया तो वो अपना काम भी कर सकती है वो महिला, ठीक है, वो और आने वाले 10 की चार्ट भी, कुंडलियाँ भी देख सकती है। तो मेरा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया सिर्फ पढ़ाने पे। यूट्यूब पे मैंने लगभग जितनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ान आती थी मुझे, लगभग उससे पढ़ा दिया है। और आप जो भी आप में मेरा यूट्यूब चैनल देखता होगा वो यही कहता है कि आधे से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर हम खुद बन गए, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे अपनी एनर्जी डाल दी। दूसरा, मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ, वहाँ उसकी जो फ़ीस है वो मार्केट में जो चल रहा है बस उतना ही है, उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। कंसल्टेशन से मुझे जाना था, हटना था, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय जाता है और सच में बहुत लोगों को ज़रूरत है नहीं स्मृति जी कंसल्टेशन की, ठीक है। अगर आपने ज्योतिष को पढ़ लिया, बेसिक समझ ली, तो आप अपने कितने सवालों के जवाब खुद ही दे देते हो, ठीक है। और मुझे अपना समय उधर देना था, तो बस इसलिए मैंने अपना फोकस पढ़ाने पे ज़्यादा रखा है, कंसल्टेशन रखने में कम रखा है। और भी आपके काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। मुझे सुनने में आया था कि आप गौ सेवा भी कर रहे हैं, हमारी बच्चों को एक पढ़ाते भी। फाउंडेशन है सेवा लाइफ साइंसेज, ठीक है। सेवा लाइफ साइंसेज में हम गाय की सेवा करते हैं, ठीक है। नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में जो हमारी गौशाला होती है, मैं खुद ही जाता हूँ उसमें, ठीक है। हम उनको चारा खिलाना, डोनेशंस करना, ये करते हैं, और ये एक इंटरनल काम है हमारा, ये चलता रहता है। अब भगवान जब आपको दे देना तो घर के स्टोर रूम से निकालते रहना चाहिए, ठीक है। जब वो निकलता रहेगा तो नया आने का जगह बनेगा वहाँ पे। इसीलिए आप देखो, चाहे आपके पास जब भी आपको लगे कुदरत ने ज़्यादा दे दिया औकात से, थोड़ा बांटने लग जाइए और देने लग जाती कुदरत। ये अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा, ये एक रिपोर्ट है वर्षफल 2026, इस रिपोर्ट के बारे में आप कुछ बताइए। स्मृति जी, मैं बड़ा एम्बिशियस आदमी हूँ, ठीक है।
जब हमने ज्योतिष का काम शुरू किया था तो जो पहली प्रॉब्लम आई थी हमारे सामने वो ये थी कि हमारे पास अपने सॉफ्टवेयर नहीं थे। मैं खुद से किसी की कुंडली नहीं बना सकता था, ठीक है। वो लेने के लिए किसी से सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेना पड़ता था, फिर उससे कुंडली हम बना के देते थे सामने वाले को। और ये चीज़ जब जब मैं करता था दिल को बड़ी खाती थी कि पढ़ाई मेरी, एजुकेशन मेरी, पर वो एक सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से ये ऐसा लगता है। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा ग्रो किए तब हमने अच्छे अच्छे टेक वाले बंदों को हायर किया, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है। टेक बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, ये बहुत एक मेहनत वाला काम है और बहुत मेरे बस के तो बाहर वाला काम है। इन टेक वालों ने मुझसे कहा कि डेटा आप दो, पॉइंटर्स आप बताओ, ज्योतिष क्योंकि आपको आता है तो कुंडली बनाना आप सिखाओ हमें, बाकी उसको टेक की लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो उसमें मैं बैठा, मेरे कई सारे पुराने स्टूडेंट बैठे और बहुत टाइम के बाद हमने एक ऐसा टेक बनाया जो हॉरोकॉस्मो एप्लीकेशन में हमने डाला है, जिससे अब आपकी सारी तरह की कुंडलियाँ बन पाती हैं और प्रेडिक्शन हो पाती है, ठीक है। तो ये था टेक्निकल पार्ट। अब यहाँ पे मैं क्या कि अब मुझे अपनी खुद की कुंडली बनानी है ताकि लोग एक कभी जाएं अरुण पंडित जी की कुंडली के नाम से, ये मेरा एम्बिशन था। तो हमने चार्ट तो बनने लग गए थे, अब उसकी प्रेडिक्शंस लिखनी शुरू करी। तो पता चला इतने सारे वो हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि ये नहीं तो वो नहीं, इसलिए ज्योतिष का टेक बनाना बड़ा टफ है। हमें जितना आसान लगता है ना, आप कभी किसी टेक वाले से पूछेगा, वो बड़ा टफ है। कुंडली, प्लैनेट, उनकी पोजीशन वो भी बदल रही है, ऐसा तो है नहीं एक बार बना दिया भूल गई है, वो चेंज भी हो रहे हैं आजकल। तो हमने इसमें बहुत सारे वो लिखे, इफ़ ये तो ये, देन ये, ऐसे करके लिखे, तब जाकर हम अपनी कुंडली बना पाए। और फिर अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है वर्षफल। वर्षफल मतलब कि साल 2026, हर किसी को ये उत्सुकता होती है कि मेरा साल, नया साल कैसा जाएगा, ठीक है। तो ये उस क्यूरियोसिटी को, उस उत्सुकता को जवाब देता है। और इसमें हमने इसको बोरिंग नहीं बनाया है, इसको ठीक ठाक अच्छा कलरफुल दिया है ताकि एक व्यक्ति आसानी से पढ़ सके। आपकी अगले साल कौन सी दशा चल रही है, आपकी अपनी कुंडली में कौन से गोचर हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं, आपकी राशि के ऊपर, नक्षत्र, आपके नक्षत्र के ऊपर कोई प्लैनेट अगले साल मूव करने वाला, वो सारी बातें ध्यान में रखकर करियर, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के पार्ट को इसमें कवर किया गया। स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन है उस पार्ट को भी इसमें कवर किया, प्लस मंथ बाई मंथ ये सब हो सकता है, ये उपाय करना चाहिए। इस तरह से एक रोड मैप बनाया है आपके लिए ताकि आप 2026 में उसे फॉलो कर पाए, ठीक है। तो ये मेरी और मेरे स्टूडेंट की तरफ से एक पेशकश है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आप 2026 को प्लान करें तो आपको ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। नहीं, बहुत इंट्रीगिंग है। आप शो पे आए अरुण जी, बहुत अच्छा लगा। लगभग 1 साल बाद और नए साल का प्रेडिक्शन, लेकिन इस बार हालांकि पिछली बार ये प्रॉमिस अधूरा रह गया था, मैंने सोचा था कि आपको मैं बुलाऊंगी दोबारा से, और आपने शो पे आने से पहले भी ये बोला था कि आपने 1 साल बाद याद किया। बहुत जल्दी अब आपको फिर से याद करेंगे। बहुत कुछ इस साल होने वाला है, तो आपका जो रोल है एस्ट्रोलॉजिकली वो भी एक इम्पॉर्टेंट और बूस्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। तो आपको वापस बुलाते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आज डिस्कशन करके जागरण मंथन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्मृति जी बुलाने के लिए यहाँ पे, और आप सवाल बड़े अच्छे पूछते हो। आपने जो लिख कर भी मुझको दिया था और जो आप पूछने का जो तरीका था आपका, समझ में आता है कि आप भी काफ़ी रिसर्च करके बैठे हो मेरे ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच उसके लिए। राधे राधे। राधे राधे। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।